तो सीएनजी और पीएनजी के अंदर जो हम कहते हैं केमिकली हमारा कोई डिफरेंस नहीं है। और जस्ट सेकंड, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ओके। भाई मिली बार क्या होता है? क्या बेटा? मिली बार मिली क्या बार होता है? बेटा बार मतलब होता है प्रेशर की यूनिट। बार होती है ओके सर। प्रेशर की यूनिट। हाँ, एक सेकंड, ये वाली वायर कहाँ गई? जस्ट अ सेकंड। राइट। तो क्या था, क्या बोल रहा था मैं कि जो ओके, कहाँ से आ गया? जस्ट अ सेकेंड। राइट। तो पहला तो एक बच्चे ने यही पूछा था कि सीएनजी और पीएनजी में क्या था। तो सबसे पहली चीज कि उनमें प्रेशर डिफरेंस होता है। सीएनजी लो प्रेशर में एक्ट करती है और पीएनजी हाई प्रेशर में। इसके बाद एक क्वेश्चन और था, लाइटर कैसे जलता है। तो लाइटर जलने के लिए एक्चुअली होता क्या है कि एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में होता क्या है कि मान लो हमारे पास मटेरियल है। इस मटेरियल के ऊपर जब मैं फोर्स लगाता हूं तो ये मटेरियल अपनी चेंज कर लेता है। शेप चेंज करने पे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि उनपे दोनों साइड पे चार्ज आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नीचे की तरफ पॉजिटिव आएगा चेंज होने के बाद, तो ये नेगेटिव आ जाता है। और अगर हम इसका टर्मिनल अटैच कर देते हैं ये किसी भी चीज से, मान बल्ब से अगर मैं अटैच कर दूं तो ये बल्ब जलने लग जाएगा। तो ये होता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो जो लाइटर होता है वो भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से बनता है, जिसपे जब फोर्स लगाते हैं, जब आप लाइटर जलाते हैं तो आप फोर्स लगाते हैं, टक की जो आवाज आती है वो एक्चुअली प्रेशर से उसको मटेरियल को दबाता है। उस दबाने की वजह से जो मटेरियल होता है उसके आसपास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है अप टू 600 वोल्ट्स। आसपास ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की वजह से वो एक जगह पे कहीं जो अपना डिस्चार्ज है वो सारा का सारा डिस्चार्ज करके वहां पे वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है। वो स्पार्क गैस के कांटेक्ट में आता है और फिर हमारा गैस जल जाती है या लाइटर जल जाता है, जो भी है। सर हाँ बेटा। सर तभी लाइटर को कभी कभार छूने से झटका भी लगता है। हाँ, तभी झटका लगता है क्योंकि वो पोटेंशियल तुम्हारे अंदर मतलब जो चार्ज है वो तुम्हारे में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद एक एक बार क्वेश्चन और था। बता दो सर, एक बार और समझा दीजिए सर। ओके, मैं इसमें क्या होता है कि एक मटेरियल जैसे अगर होता है हमारा, उस मटेरियल पे अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा। जैसे शुगर है, जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं वो पीजो इलेक्ट्रिकल्स के बने होते हैं, या उसका जो मटेरियल है वो पीजो इलेक्ट्रिक का होता है। तो अगर मैं शुगर के उसको दबा पाऊं तो जब मैं दबाऊंगा तो उसके जो डायमेंशन है वो चेंज होंगी, और जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो अगर नीचे पॉजिटिव आएगा ऊपर नेगेटिव आएगा, और अगर मैं इसके साथ कोई इंस्ट्रूमेंट अटैच कर दूं तो वो जलने लग जाएगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका उल्टी से सही होगा। जैसे हमारे पास मटेरियल है, उसके आसपास मैंने करंट फ्लो करवाया, तो मैंने अब भी लगा दी से फॉर एग्जांपल बैटरी लगा दी पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने की वजह से ये इसकी जो डायमेंशन होंगी वो चेंज होंगी, डायमेंशन विल बी चेंज। अब ऐसा जनरली क्या होता है, जो मटेरियल्स वैसे सिलेबस से आपका कोई ज्यादा रिलेटेड है नहीं है, लेकिन होता जनरली क्या है कि जैसे जनरली जो हमारे मटेरियल्स होते हैं वो एक सिमेट्री के उस पर बेस, मान लो सेंटर है, इसके आसपास सिमेट्रिक होता है, सब कुछ सिमेट्रिक ऐसे आगे कनेक्टेड होंगे 3D में 4D में। लेकिन जो हमारे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं इनमें सिमेट्री कम होती है। जैसे एक कुछ इस तरीके से अगर एक हमारा एटम है, कुछ इस तरीके से भी कुछ एटम्स होते हैं जिनकी सिमेट्री होती है। तो उसमें क्या होता है, जब मैं फोर्स लगाता हूं तो जनरली इसकी वजह से इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। शेप चेंज होने की वजह से कुछ चार्ज हो, सॉरी, शेप चेंज होने की वजह से कुछ जो इसमें चार्ज आ जाता है, स्लाइड स्लाइड चार्ज, उसी की वजह से हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास करंट मिलता है। और इसी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो अगर हम सर्किट क्लोज कर देंगे तो हमारा करंट बनना शुरू हो जाए, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। क्या ये वाली क्लियर है? यस सर। ओके। लास्ट क्लास में एक चीज यस और सर। पूछी। ओके, लास्ट क्लास में एक चीज और पूछी गई थी कि एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप के अलावा भी कोई हो तो नहीं होता।
और कोई नहीं होता है। एन टाइप होता है और पी टाइप होते हैं, मटेरियल सेमीकंडक्टर्स होते हैं और कोई टाइप का नहीं होता। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट क्लास में कि मीथेन और इथेन को क्यों नहीं यूज कर लेते। इसमें क्या होता है, इनकी जो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर, जो मैंने आपको याद होगा कि एक टेम्परेचर बताया था जिसपे जलने लग जाता है, इग्निशन टेम्परेचर, राइट, इग्निशन टेम्परेचर। तो ये जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ये मीथेन और इथेन के अंदर आई थिंक काफी होता है, काफी कम होता है। मतलब इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो काफी कम होता है, जिसकी वजह से हम इसको नॉर्मल चीजों में सीएनजी के साथ यूज नहीं कर पाते, इसीलिए मीथेन और इथेन यूज नहीं करते, प्रोपेन करते हैं। और आपको याद होगा अच्छा प्रोपेन सर, जो होता है वो ठंडे इलाकों में यूज होता है और ब्यूटेन जो है वो गर्म इलाकों में यूज होता है। ब्यूटेन गर्म इलाकों में यूज होता है। ब्यूटेन गर्म में, उल्टा बोल दिया होगा, हाँ, ब्यूटेन गर्म में और वही ये ठंडों में। तो प्रोपेन अब ठंडों में होता है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इथेन होगा जो इसका और है तो उसके लिए और कम टेम्परेचर चाहिए होगा, और मीथेन के लिए और कम टेम्परेचर चाहिए होगा। तो इस वजह से हम मतलब इग्निशन, मतलब वो पहले ही जल जाएंगे, जैसे ही आएंगे वो तभी जल जाएंगे। तो इसलिए हम जो सीएनजी मतलब जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन यूज करते हैं, मीथेन मीथेन नहीं करते। क्लियर है ये वाली चीज? सर दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज होता है क्या? दोनों का कॉम्बिनेशन यूज नहीं होता है? नहीं 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 बेटा, एक में से प्रोपेन होता है, एक में ब्यूटेन होता है, जहां तक अभी मुझे पता है, ओके जहां सर। तक अभी मुझे पता है, ठीक है, ओके। बाकी और तो शायद नहीं था। एक न्यूट्रॉन कैसे इमिट होता है वो मैं देख रहा हूँ, अभी तक मुझे मिला नहीं है कि कोई न्यूट्रॉन इमिटर टाइप होता है नहीं होता, क्योंकि जनरली न्यूट्रॉन इमिटर वो स्टार से रिलेट कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग अभी मुझे कुछ मिला नहीं। कुछ होगा तो मैं आपको अगले लेक्चर्स में बता दूंगा, ठीक है? सर हाँ बेटा। सर सर एक बार ये वाला डाउट समझा दीजिए जो मैंने व्हाट्सएप पे पूछा था, पोटेंशियल डिफरेंस वाला। कौन सा वाला? जो अभी सुबह पूछा है आपने, V इज इक्वल टू आई आर वाला? सर वो पोटेंशियल जिसमें करंट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ वही V इज इक्वल टू आई आर, ओके। हाँ Yes, इसमें sir, बेटा yes, sir, क्या जी, था, कौन सा? हाँ हम समझ, इसमें बेटा क्या था, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, उसमें वो क्या कहता है कि अगर हम एक बैटरी लेते हैं, उसको रेजिस्टर क्रॉस फ्लो कराते हैं तो हमारा करंट प्रोड्यूस होता है जब ये आर है, तो हम कहते हैं V इज इक्वल टू आई आर है। लेकिन वो कहते हैं सर आप तो ये बोलते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होगा तभी करंट फ्लो करेगा, देखो हमने बैटरी लगाई तो ही करंट फ्लो किया। लेकिन जब हम ये वायर ले रहे हैं, वायर के अंदर तो हमारा, अगर मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे हम 10 मानते हैं तो ये भी 10 होता है, ये 0 होता है तो ये भी 0 होता है। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक याद है? यस सर। तो अब बच्चे का डाउट क्या था कि सर अगर यहाँ 10 है, यहाँ पे भी 10 है, क्योंकि रेजिस्टर के आने से कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस हम 0 मानते हैं, जब यहाँ 10 है और यहाँ भी 10 है तो सर इसमें करंट क्यों फ्लो हो रहा है? क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो ऐसे 0 हो जाएगा अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ ठीक है, तो अब जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो उसमें से करंट कैसे फ्लो कर रहा है? क्या सभी को पहली चीज ये चीज समझ में आई? यस सर। यस सर। नाउ अब इसका सॉल्यूशन क्या है? पहली चीज तो, एक तो ये जो वायर है इसकी रेजिस्टेंस 0 होती नहीं है, हम मानते हैं चीज तो ये, इसकी रेजिस्टेंस होती है लेकिन वो बहुत कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है 1 ओम और वायर की रेजिस्टेंस है 0.01 ओम, तो हम इस वायर की रेजिस्टेंस को हम हटा सकते हैं। क्या सभी को समझ में आ रहा है? फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। यस सर। यस सर। यस। इस वजह से एक्चुअली रेजिस्टेंस होती है, पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, इसलिए हम उसे कंसीडर नहीं करते। नहीं तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिस वजह से जो करंट है वो फ्लो करेगा। एक्सक्यूज मी सर। तो सर फिर मतलब जो ऊपर हमारी 10 हाँ सर यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा थोड़ा थोड़ा तो सर उतना काफी होगा, उतना मतलब उतना हाँ बेटा थोड़ा भी बना काफी होता लेंगे। है। हाँ हाँ थोड़ा बनाने मतलब करंट तो सेम ही रहता है मतलब ना। नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ना। जैसे अगर ये 1 एम्पियर है, ये 10 मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है ये, तो अब आई जो होगा, एक है V अपॉन आर और एक है 10 अपॉन 1.001। कितना फर्क होगा इसमें? एक पूरा 1 एम्पियर, एक 0.999 एम्पियर होगा, तो थोड़ा फर्क होगा, लेकिन वो कैलकुलेशन इजी हो जाती है इसलिए हम उसको मानते ही नहीं है। हम कहते हैं 1 एम्पियर ठीक है। लेकिन सर फिर वो
एक्यूरेट वैल्यू तो बेटा देगा। अगर एक्यूरेसी के हिसाब से चलोगे तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। स्केल देखा है? स्केल तो स्केल में भी कभी एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं स्केल होता। में कभी एक्यूरेट कहाँ से होता है? अगर आप मान लो ये 0 है, ये 0 1 2 3 4 3 4 5, ये 5 ये लगा लो, ये 5 हो गया। अब मैं तुमसे कहूँ बताओ 4.5 कहाँ होगा, तो तुम कहाँ बताओगे? तुम कह दोगे सर अप्रोक्सीमेटली यहाँ है, लेकिन तुम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते इस वाले स्केल से जब तक आपको यहाँ की डायमेंशन ना पता हो कहाँ पे है। क्या ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। कोई भी कैलकुलेशन जो होती है उसके अंदर एरर होती है, लेकिन अगर वो एरर 5% तक होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली 0 से 5% के बीच में होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी वैल्यूज जो है वो एक्यूरेट होती है। इसीलिए जब आपका 11th मतलब जो क्लास हमारी वोल्ट मीटर की बोले बोले सर, जो वोल्ट मीटर की रीडिंग वहाँ पे जो ऊपर वाले उसमें 10 आ रही है, वो एक्यूरेटली 10 नहीं होती है, हम उसे नहीं कंसीडर होती, करते वो हैं। कभी कोई नहीं होती बेटा, कभी कोई भी नहीं होती। तुम्हारे अगर एसी घर में लग रहा हो, जैसे मैंने एक बार लास्ट क्लास था, तो एसी के अंदर वो वैल्यूज चेंज होती रहती है। कभी 207 आएगी, कभी 220 आएगी। अब वो 220 भी कभी 220 नहीं होगी, हो सकता है वो 219.6 हो। तो ये चीजें हमें नहीं पता लग सकती, मतलब कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो ऐसी हैं, हमें उसी तरीके से लेना पड़ता है। उसमें थोड़ी बहुत एरर हमेशा रहेगी। मतलब सर अगर कभी इसका मैंने कहा आंसर 200 हाँ सॉरी बोले। सर इसका आंसर एससी वर्मा ने भी दिया था यूट्यूब चैनल हाँ पे बेटा, उनके। बच्चे ने उसी को देख के पूछा था मेरे से, बच्चे ने उसी को देख के पूछा था मेरे से। हाँ, तो सर उसमें आंसर बता तो दिया सर तो था। हम ये भी नहीं, वो तो उन्हें समझ कह में नहीं आया सकते था ना हैं एक्चुअली। कि कंडक्टिंग वायर में तो फिर करंट ज्यादा जाएगा। क्या कह रहे हैं बेटा? हाँ हेलो बोले सर। बोले। सर इससे तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि कंडक्टिंग वायर में करंट ज्यादा जाएगा, नहीं, ज्यादा क्यों बिकॉज जाएगा मेरे I is inversely proportional to R। सर V हमारे पास 10 वॉट है और रेजिस्टेंस हमारे पास बेटा 0.01 लेकिन एक ओम सेकंड, है, तो एक इसका मतलब करंट नहीं, ज्यादा ड्रिफ्ट होगा। सुनिए मेरी वेलोसिटी बात। चेंज होती है सर, ड्रिफ्ट नहीं, वेलोसिटी चेंज होती है, आपने बताया था। हाँ लेकिन एक चीज सुनो मेरी बात। ये जो रेजिस्टेंस है, ये दूसरे रेजिस्टर के साथ किस में कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज सीरीज में। सीरीज में तो एक्चुअली सर कॉम्बिनेशन सीरीज डिसाइड में। करेगा ना करंट, वो ये थोड़ी डिसाइड करेगा अकेला। अगर पैरेलल में हो तो कॉम्बिनेशन डिसाइड, तो वो सिंगल हैंडेडली डिसाइड कर सकता था। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? सर एक और मेरा डाउट है। ठीक यस है, सर। हाँ बेटा। सर सेल को के दोनों टर्मिनल्स को हम कभी सिंगल वायर से क्यों नहीं कनेक्ट करने को बोलते हैं? सिंगल वायर से करोगे तो बेटा उसी में करंट फ्लो करना शुरू कर, वो डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी। सर इससे कोई डेंजर भी हो सकता है? सर इंटरनल रेजिस्टेंस लगेगा ना नहीं, उसमें। डेंजर नहीं, छोटी बैटरियों में तो कुछ ज्यादा डेंजर नहीं होता बेटा, छोटी बैटरीज में कोई ज्यादा डेंजर। सर जो बाइक और कार बैटरी का वोल्टेज हाई होगा तो सर वो इंटर्न सारी कर सकता है। एक सेकंड आराम से, जो हाँ बड़ी बैटरीज होती हैं ठीक है, कार्स ठीक और है। बाइक्स में, उसमें तो तार ही जल सकता है। उसमें तो दिक्कत है, छोटी मैं 5 वोल्ट की बैटरी की बात कर रहा हूँ बस। अगर सर वो 100 वोल्ट की हुई तो? नहीं नहीं, दिक्कत है, मैं बताता हूँ, छोटी छोटी वैल्यूज के लिए दिक्कत है, उससे 5 वोल्ट से ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो जैसे उससे 9 ज्यादा वोल्ट पढ़ने की की क्या जरूरत होगी बैटरी। दिक्कत? करंट बेटा ज्यादा फ्लो कर जाएगा ना, कहीं कनेक्ट करोगे रेजिस्टेंस कम है, तुम्हें शॉक लग जाएगा, वो दिक्कत है। और कौन सी दिक्कत होती है? जब इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हो तो करंट लगने की दिक्कत होती है सारी। हाँ बेटा, और कोई कुछ कह रहा था? ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर, आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू सर। आगे अब लास्ट क्लास में हम न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ रहे थे, और न्यूक्लियर फ्यूजन में मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका वेस्ट को मतलब ठिकाने लगाने की। तो अब इसके लिए जो प्रोसेस हमने बनाई है, जो फिनलैंड है इसके ऊपर जो काम कर रहा है, ये जनरली बस आपके नॉलेज के लिए है, उसमें ज्यादा कुछ पेपर्स में नहीं आता। तो फिनलैंड क्या कर रहा है, फर्स्ट न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजेबल प्लांट बना रहा है 300 मीटर अर्थ के। एक्चुअली फिनलैंड के अंदर ना सुनामी आ सकती है ना भूकंप आ सकता है, मतलब लीस्ट चांसेस है। ऐसा नहीं है नहीं आ सकते, लेकिन लीस्ट चांसेस है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि जहां टेक्टोनिक प्लेट्स है वहां पे वो स्टेबल है। जिस वजह से मतलब यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर नहीं आ सकता, तो इसलिए फिनलैंड ने क्या, अपनी जमीन के नीचे 150 मीटर के नीचे एक पूरा तहखाना बनाया, जिसमें वो दुनिया से सारा न्यूक्लियर वेस्ट लाके वहां पे रखेगा।
लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख ईयर्स तक रेडियो एक्टिव रहता है। अभी मेरी बातें सुन रहे हैं? यस सर। अब हमें नहीं पता कि 1 लाख साल बाद हम रहेंगे नहीं रहेंगे, तो अब लोग क्या मतलब साइंटिस्ट की प्रॉब्लम क्या है कि वो कुछ ऐसा बना दें, मतलब कि मतलब उस दरवाजे पे कुछ ऐसा कुछ साइन बनाएं, कुछ साइन लैंग्वेज हो, कुछ ऐसा हो ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि ये चीज नहीं खोलनी क्योंकि डेंजरस है। लेकिन अब मुसीबत ये होती है कि आदमी जहां लिखा होता है कि भाई ये नहीं खोलना वो सबसे पहले खोलता है। तो सही बात है। इस प्रॉब्लम का मतलब पता नहीं कि क्या सोल्यूशन होगा, लेकिन हाँ मतलब साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि एक लॉकर हो उसमें साइन हम कुछ इस तरह से बना दें ताकि अगर कोई फ्यूचर। हाँ सर हमने पढ़ा था कि लेड, जैसे जो रेडियम वाले हमने जो पिछले साल पढ़ी थी तो उसे हाँ। लेड बॉक्स में रखा गया था, तो हम इसे भी ऐसे किसी लेड रूम में नहीं रख सकते? बेटा इतना बड़ा लेड रूम बनाना आई थिंक लेड रूम मैंने कब बताया? नहीं सर, एक लेड ब्लॉक करके कुछ लेड से ब्लॉक रिलेटेड था ना पिछले साल जब नहीं नहीं मैंने बताया था पानी के अंदर रखा था। सर लेड है वो सर, उसमें होता ना सर एटॉमिक केमिस्ट्री में था शायद सर वो ये कह रहा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में सर रदरफोर्ड मॉड्यूल में। हाँ 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 अच्छा 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 उसमें केमिस्ट्री सर हमने पढ़ा था कि जब तो उसमें था कि सर लेड है ना सर वो अल्फा पार्टिकल्स को निकालने के लिए सर वो लेड सर वो बॉक्स में रखा रदरफोर्ड जाता है। एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। सर। ओके 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 तो वो तो रदरफोर्ड इवेंट ठीक है। तो उसमें बेटा एक ही न्यूक्लियर रेडिएशन रुकेगी ना, बाकी थोड़ी रुकेंगी। रेडिएशन तो अलग अलग टाइप की होती है ना, अल्फा डीके बीटा डीके। बीटा गामा। हाँ अलग अलग रेडिएशन होती है ना बेटा, अल्फा बीटा गामा। ओके सर ओके। तो वो सब अब अपने मतलब एक ही रोक पाओगे बाकी नहीं रोक पाओगे, तो इसलिए जमीन के 1.5 किलोमीटर नीचे इसीलिए रखा गया उसे। मतलब सर जितने अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो तो रुक सकते हैं ना लेड से? वो तो आराम से रुक जाते हैं, वो तो अल्फा पार्टिकल्स तो एक्चुअली आप एक पेपर लोगे ना, एक पेपर शीट, उससे भी रुक जाएंगे। अच्छा गामा नहीं रुक पाते हैं? गामा नहीं रुक पाते, गामा बहुत दूर तक जाते हैं उनकी मतलब वो एक्चुअली उनको कोई चार्ज नहीं होता ना। क्या बेटा बीटा भी बेटा उनकी मतलब थोड़ी मोटी शीट ले लोगे तो उग जाएंगे, मतलब एक कॉपी टाइप वो अल्फा से बड़ा होता है पर गामा से छोटा होता है। हाँ मतलब हाँ उसको ऐसा लगा लो। सर तो सर फिनलैंड के लोग वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी उनको? ये सर नहीं बेटा जमीन के अंदर है ना, खींचते हुए बाहर नहीं आ जाता? क्या 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 क्या? तो सर मतलब वो बाहर नहीं निकल पाता 1500 मीटर, मतलब 1500 मीटर कवर नहीं कर पाते गामा रेज अगर निकलनी है तो? बेटा उनकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी ना, लेकिन हाँ मतलब कम हो जाती है काफी। हाँ जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी। जब हम बट सर जब हम वेस्ट की क्वांटिटी देखें तो सर ये भी तो ज्यादा है। और सर फिर मतलब अगर नहीं तो उसको ऐसे फिनलैंड, सुनो मेरी बात, उसको ऐसा थोड़ी है कि शहर के नीचे ही बसाओगे। अब फिनलैंड जितना बड़ा हो उसके अंदर एक ऐसी जगह देखी जाएगी जहाँ पे लोग कम रहते हैं या नहीं रहते हैं बिल्कुल, उसके नीचे रखा जाएगा। ओके सर ठीक है ओके। नाउ अब क्या होता है, जो यूरेनियम होता है, जो न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर हम जो यूरेनियम यूज करते हैं जनरली यूरेनियम 235 करते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है, इसको एनरिच करना पड़ता है। यूरेनियम को एनरिच होती है मतलब प्यूरिफिकेशन, मतलब कितना प्योर है यूरेनियम। मतलब अगर 20 एक कंपनी है वो 20% यूरेनियम को मतलब इसको प्यूरिफाई करना पड़ता है कि अलग अलग प्रोसेस से निकाल के। अगर 25% यूरेनियम है किसी के अंदर तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर फ्यूल की तरह यूज होता है। लेकिन वही कंपनी अगर उसको 90% फ्यूल रिच कर ले, राइट, तो वो एटॉमिक बॉम्ब्स के लिए यूज हो सकते हैं। जनरली 20% फ्यूल को एनरिच करने के बाद वो इनके पैलेट्स बनाते हैं छोटे छोटे, और फिर यूरेनियम मतलब पैलेट्स ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड्स बनाते हैं, और उनको फिर न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर वो छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसे, और इन पैलेट्स को एक के ऊपर एक स्टैक करके पूरा बनाया जाता है, उसके बाद वो प्रोसेस कराई जाती है। लेकिन अब जो प्रॉब्लम ये आती है कि जो कंपनी ये 20% बनाती है वो 90% भी बना सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से एटॉमिक बॉम्ब भी बना सकती है, जो एक्चुअली थोड़ी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि आप कर्टेल कैसे करोगे किसी को। ये बस थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीज। इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे हम और हमने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ रेडिएशन में जो मैंने भी बताया, तो एक तो हमारी लाइट, जो लाइट के अलग अलग पार्ट हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रेडियो, इंफ्रा, ये इस तरह से। उसके बाद इसके अंदर एक गामा रेडिएशन होती है, ये थिक शीट से ऑफ लेड। सर 20% इनरिच्ड यूरेनियम मतलब
20% enriched बताया ना uranium बेटा, मतलब 20% एनरिच्ड मतलब कि प्योरी, मतलब इसको ना जब जो हमें मिलता है उसमें काफी सारी इम्प्योरिटीज रहती है। तो जब उसमें यूरेनियम 235 20% रह जाता है, एक यूरेनियम का जैसे कोई भी हमारे पास मटेरियल है, उसमें 20% यूरेनियम 35 जब रह जाएगा, यू 235 रह जाएगा, उसे हम 20% एनरिच्ड कहेंगे। बाकी और सारी इम्प्योरिटीज तो चलेंगी, मतलब जो यूरेनियम का और चीजें हैं वो तो चलेंगी, लेकिन जो एक प्योर मतलब एक्चुअली जो मटेरियल होता है उसमें अलग अलग टाइप के यूरेनियम होते हैं कॉम्बिनेशन, तो उसमें से 235 25% होना चाहिए प्रॉपर। जब वो टू ओके हाँ, जब सर। वो मटेरियल में 90% 235 हो जाएगा तो वो एटॉमिक बॉम्ब के लिए यूज हो जाता है। सर हाँ बेटा। सर सर कैन वी नॉट कन्वर्ट दीज रेडिएशंस इनटू यूजफुल एनर्जी? बेटा अभी तक तो नहीं है कुछ, बाकी के लिए खतरनाक भी होती है ना, तो ज्यादा उनके साथ, जैसे मैडम क्यूरी थी, उन्होंने नोबेल प्राइज तो जीत लिया इन दोनों के ऊपर, पर वो मर गई थी। लेकिन वो रेडिएशन की वजह से दिक्कत रेडिएशन आई के थी। पास इतनी रहती थी कि वो मर गई थी। हाँ, तो ये उनकी जो चेयर है वो आज तक रेडियो एक्टिव है, इनको जिस कमरे में वो रहती थी वो आज तक रेडियो एक्टिव है। मतलब जिस जैसे जब वो कमरे में घुसती थी तो उनका जो डोर नॉब है, अभी मैं वही देख रहा था, तो जो डोर नॉब था वो भी आज तक रेडियो एक्टिव है, इवन जिस सर चेयर पे वो रेडियो आज तक। एक्टिव हाँ, सर रेडियो रेडियो एक्टिव एक्टिविटी। चीजों को अगर छू लेंगे तो फिर क्या होगा? बेटा एक्चुअली होता क्या है कि जैसे अगर मैं अल्फा रेडिएशन की बात करूं, तो अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो जब हमसे टकराते हैं हमारे एटम से, तो हमारे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ही बिगाड़ देंगे, क्योंकि अल्फा अल्फा रेडिएशन में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। रुक तो सबसे ज्यादा आराम से जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी भी अल्फा रेडिएशन होती है। अब अल्फा है पॉजिटिव, तो जब ये आके हमारी बॉडी से टकराता है तो हमारे एटम्स का स्ट्रक्चर बदल देता है। तो जहां पे भी ये टकराएगा वहां पे वो स्ट्रक्चर बदल देगा, स्ट्रक्चर बदलने पे मतलब बीमारियां, कैंसर टाइप चीजें शुरू हो जाएंगी, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देता है एक्चुअली सेल्स ये को। सर एक्सरे से हो जाती है सर, कैंसर हो जाता है हाँ, तो मतलब एक्सरे डिस्ट्रॉय कर से। देता है उसको। ओके सर। ठीक है। सर आपने भी गामा गामा रेडिएशन में लिख रखा है थिक शीट मेड ऑफ हाँ, लेड। गामा रेडिएशन, हाँ लेड, मैं अभी वही देख रहा था। तो दीज जो गामा रेडिएशन, तो लेड थिक थिक शीट ऑफ लेड से रुक सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ गामा के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें भी थिक सर चाहिए, ये अल्फा के लिए भी थिक की। था, पिछले साल हमने अल्फा पार्टिकल्स के लिए ही पढ़ा था। नहीं, अल्फा के लिए तो बेटा सिंपल पेपर होता है, उसी से ये रुक जाती है। ओके सर। सर अल्फा उसको को वैसे सर बताया वैसे लेड से ही था, तो उससे भी हो जाता है, पेपर से भी नहीं, हो लेड जाता से तो यस हो, सर। मैं कह रहा हूँ जब पेपर से ही हो जाएगा तो लेड से तो हो ही जाएगा। है। यस सर, वही बोल रहा हूँ। ठीक है। ओके। इसके सर अलावा हाँ बेटा। सर तो फिर हमने उधर पेपर के लिए रखा, लेड के रखा। कहाँ पे? नहीं, सर गामा मतलब रेडिएशन तो लेड से ही रुकेंगी, ये तो सर मैं एक अल्फा साथ 3 रेडिएशन रेज की बात कर निकलते रहा हैं ना हूँ। वो। मैं अल्फा रेडिएशन की बात कर रहा हूँ। समझ में आया? ओके सर, यस सर। तो सर समझ। यस सर। ठीक है, इसके बाद हाँ, एक होता है बीटा रेडिएशन। बीटा रेडिएशन में हमें मतलब थोड़ी मोटी शीट चाहिए होती है। ठीक है, बीटा रेडिएशन होती क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो होता क्या है, न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बीटा रेडिएशन होती है। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? इसका मतलब सर अगर कोई यहाँ पे थिन मटेरियल है। शीट लिखा हुआ है। हाँ बेटा, थिन सर एक शीट बार फिर नहीं, बता दो। मतलब शीट जैसे जो हमारी कॉपी हो गई उसे थिन शीट कह देंगे। अगर थिन शीट हमने हमारे आगे लगा दी तो इसको रोक लेती है ये। तो फिर सर ओके सर। अल्फा पार्टिकल्स में कौन सा पेपर चाहिए होता है? वो सिंपल पेपर एक होता है, सिंपल पेपर एक होता है, पेपर के आप मतलब कॉपी ले लो उसके बाद, इसको इस तरह से समझने के लिए। यस सर, एक इसलिए सेकंड बनाते हैं। सेकंड रुके, एक सेकंड रुके, एक सेकंड। एक सेकंड। Just 10 seconds more.
ये मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ चैट में, आप वहां से कॉपी कर लीजिए सभी, और बाद में ये लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार देख लेना। ये फर्मी लैब के साइंटिस्ट हैं जो बता रहे हैं इस चीज को। जो मैं अभी आपको टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन बता रहा हूँ और जो कैसे रोकना है वो मैं बता रहा हूँ, वो मतलब थोड़ा आपको शायद एक्सपेरिमेंट के साथ ज्यादा अच्छी तरह शायद समझ में आ जाए। आई एम जस्ट शेयर लिंक, प्लीज कॉपी दैट इन योर पीसीज और व्हाटएवर। सभी को दिख रहा है? मिल गया सभी को? यस सर। सभी कॉपी कर लें? यस ठीक है, सभी अभी कॉपी करके इसको रख लें, बाद में देख लेना आराम से, तो ये सारी चीजें आपको आंसर मिल जाएंगे इसके। ये साइंटिस्ट हैं मतलब फर्मी लैब के, तो कुछ कुछ चीजें आके समझाते रहते हैं। तो आप लोगों को अगर मतलब देखना भी हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल, काफी तरह समझाते हैं चीजें। ओके, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, अभी मैं क्या बता रहा था कि अगर बीटा एमिशन होता है और बीटा एमिशन के अंदर मान लो कोई एक्स मटेरियल है जिसका एटॉमिक नंबर है मान लो 1 सेकंड, जिसका एटॉमिक नंबर है फॉर एग्जांपल 39 और ये है फॉर मान लेते हैं 79। तो जब बीटा एमिशन होगा तो क्या होगा, ये जो x है, ये जो 39 है ये 40 हो जाएगा, ये 79 ही रहेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर है? सर ये इलेक्ट्रॉन बॉडी में जाके हमारे बॉडी के एटम्स का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता है? कौन सा बेटा? हाँ, ये भी बीटा रेडिएशन भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन अल्फा ज्यादा होते हैं, मेरा ये कहना। ओके अल्फा जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में? बीटा रेडिएशन की जो इक्वेशन है, यस सर। यस क्योंकि इसमें मास नंबर चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन जो है वो, जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो मास नंबर तो चेंज नहीं होगा लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। ओके, इसके बाद आता है न्यूट्रॉन रेडिएशन। न्यूट्रॉन रेडिएशन ये इमिशन ऑफ न्यूट्रॉन सर एक बार वो फिर से पॉइंट समझा दो जो अभी आपने कहा था, प्रोटॉन चेंज हो जाते हैं। बेटा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यस सर। अगर मैं एक्स का इसके हिसाब से देखूं, इस इक्वेशन के हिसाब से, तो इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो 39 और जो न्यूट्रॉन है वो 40 है। ठीक है, यस ओके सर। सर। अब क्या हुआ, न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन तो हो गए कितने? 40, और न्यूट्रॉन सर कितने ये रह कैसे हो गए? गया? बेटा न्यूक्लियस के कन्वर्जन हुआ ना, न्यूट्रॉन टूट गया। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियस जब स्टेबल नहीं होता तब न्यूट्रॉन टूटता है ना। बीटा रेडिएशन जो रेडिएशन होती है वो उस मेटेरियल में से आते हैं जिनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता। ओके सर। तो न्यूक्लियस अंदर ही अंदर टूटता है, तो अंदर अंदर न्यूट्रॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। सर बीटा डी के प्रोसेस। हाँ तो सर बेटा, ये टूट टूट के कुछ बना नहीं लेगा कुछ और? नहीं तो मतलब प्रोटॉन बना element लिया ना change उसने, कर दे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना लिया ना। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में रह नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है और सर प्रोटॉन। प्रोटॉन का नंबर चेंज करते करते गोल्ड बन गया या फिर कुछ ऐसा सिल्वर गोल्ड बन गया? हाँ, नहीं वो अलग चीज है, वो सब तो इसलिए तब बनते हैं जब थोड़ी प्रेशराइज, मतलब वो दूसरे प्रोसेस है, मतलब वो शायद इसमें नहीं होता जहाँ तक है। हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन ये वाला अभी उसमें नहीं होता, मतलब ये वाली वो चीज नहीं। सर तो फिर वो एटम जो है सर, तो वो अनस्टेबल कैसे हो जाता है सर? उसका न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है फिर? बेटा वो मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं जो मतलब स्टेबल रहते हैं, कुछ नहीं रहते। जैसे हीलियम है, वो स्टेबल रहता है, मतलब इसीलिए इनर्ट गैसेस में आता है। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो स्टेबल नहीं रहते, वो जितने जितने हाई, मतलब कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो नेचुरली नहीं पाए जाते, हम जानबूझ के बनाते हैं, उन्हें मैन्युफैक्चर करते हैं। फ्रेंसियम जैसे। हाँ, मतलब बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? सर तो फिर सर वो जब आपने कहा था Yes, वो sir. सालों तक सर बीटा रेडिएशन देते रहते हैं सर, तो फिर वो सालों तक इलेक्ट्रॉन पास करते रहेंगे क्या? हाँ, सालों तक बेटा एक एटम कर रहा है ना, एक मटेरियल के अंदर अगर किसी का 100 ग्राम एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब 100 ग्राम के अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मतलब एटम्स होते हैं। अब एक साथ अगर 10 की पावर 10 एटम्स भी कर रहे होंगे तो उसको 10 की पावर 13 सेकंड्स लगेंगे। अगर एक सेकंड में भी बोलूं मैं तो 10 की पावर 13 सेकंड्स भी अपने आप बड़ा टाइम होता है, अगर आप थोड़ा ढंग से समझे तो। काफी हजारों, मतलब हजारों साल हो जाते हैं, शायद लाखों ही हो जाते हैं। क्या क्लियर है वाली चीज? ओके।
अब इसके बाद ध्यान से देखें तो इसके बाद एक वर्ड आता है क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास क्या होता है? क्रिटिकल मास वो मास है जिसके बाद जो रिएक्शन है वो फिजिबल बन जाती है। मतलब कि मिनिमम मास नीडेड टू मेक इट अ चेन रिएक्शन, कि चेन रिएक्शन जो है वो सस्टेन कर पाए, वो सस्टेन कर पाए तो उसको उस मास को हम कहते हैं क्रिटिकल मास। बस इतना ही जानना चेन जरूरी है। रिएक्शन क्या है? चेन रिएक्शन बेटा जो एक बार हमने स्टार्ट करी तो वो अपने आप होती चली जाती है, उसके बाद फिर हमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने बताया था कि हमारा यूरेनियम 235 था, तो जब मैंने एक न्यूट्रॉन उस पर हिट कराया तो 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, जो ये हमारे 3 न्यूट्रॉन थे ये वाले। तो ये 3 न्यूट्रॉन जाके दोबारा यूरेनियम 235 से टकराएंगे। जब ये दोबारा टकराएंगे तो उसमें से 9 निकलेंगे। तो ये चेन रिएक्शन होती है जो अपने आप एक बार शुरू करनी होती है और उसके बाद अपने आप होती चली जाती है। क्लियर है? नेट की थी को और से रोकते हैं ना सर इससे तो। हाँ बेटा, हाँ, वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और क्रिटिकल मास मिनिमम मास होता है। नहीं बेटा, अपने आप से हमें अलग से इंटरफेयर करना पड़ता है रुकने के लिए। नहीं तो और मिनिमम मास होता है, मतलब मिनिमम बेटा। यूरेनियम 235 का 52 किलोग्राम लेना पड़ेगा, तभी हाँ, होगा लेना चेन पड़ेगा, रिएक्शन। तभी चेन रिएक्शन होगा। हाँ, वही प्लूटोनियम का 9 से 100 किलोग्राम के बीच में अभी क्यों कर रहा है? क्योंकि प्लूटोनियम के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। जनरली यूरेनियम 235 ही यूज करते हैं, लेकिन प्लूटोनियम के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं। तो उन बहुत सारे आइसोटोप्स में अलग अलग आइसोटोप के लिए अलग अलग होता है, इसलिए मैंने रेंज दे दिया है यहाँ पे सीधा 9 to 100। इसमें से यूज कुछ नहीं होना, यूज होना है सिर्फ क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास क्या होता है? क्रिटिकल मास वो मास जो चेन रिएक्शन सस्टेन करने के लिए जरूरी होता है। दैट्स इट सर। हाँ बेटा। सर अगर क्रिटिकल मास से कम मास हुआ तो क्या होगा? तो चेन रिएक्शन बंद हो जाएगी, चेन रिएक्शन नहीं होगी। वो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा फिर बंद हो जाएगा, हमें बार बार इनिशिएट करना पड़ेगा। सर मतलब मटेरियल बच जाएगा फिर? मटेरियल हाँ बच जाएगा, ऐसा समझ लो, मटेरियल बच जाएगा, या वो ढंग से पूरी तरह रुक चलेगी नहीं। जैसे आपने अगर गैस जलाया, आपने गैस जलाई, आपने लाइटर ऑन किया और गैस जल गई। अब जब तक आप नॉब को ऑफ नहीं करोगे तब तक वो जलती रहेगी। यस सर। तो इसे चेन रिएक्शन की तरह आप ले सकते हो कि आपने उसको इंटरफियर किया बंद करके। ठीक है, अगर अब अपने आप ही वो बंद होने शुरू हो जाए तो वो मतलब चेन रिएक्शन नहीं है। क्लियर है? सर डिपेंड Okay. किस पे करता है? मैंने बताया ना, उसके पास इतने एटम्स होने चाहिए, इतने जगह होगी, वो जाके हिट कर रहे हैं, मतलब कुछ इस तरीके से प्रोसेस होगा। बाकी एटम टू एटम एक्चुअली वो डिपेंड करेगा कि कितने रिएक्ट होते हैं, मतलब एटम्स कितने रिएक्टिव होते हैं उस पर्टिकुलर एक चीज यूरेनियम 235 के सैंपल के अंदर। उन बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, इवन और भी मतलब 4-5 चीजें और होंगी। मतलब अभी मुझे शायद इतना नहीं पता होगा अगर मैं फ्रैंकली बताऊं, लेकिन हाँ बेसिक ये चीजें होंगी। ठीक है, ओके। तो इसके बाद आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिर मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो जब मान लो 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम मिलके हीलियम बना लें, अगर हीलियम H1212, अगर इतने हीलियम एटम बना तो ये जो हीलियम एटम होगा, मतलब दो छोटों से एक बड़ा बन गया, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये हमारा H2 गिव्स अस हीलियम एंड न्यूट्रॉन। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब 2 छोटे बन के बड़ा बनाते हैं फ्यूजन कहते हैं, और जब एक बड़ा छोटे में कन्वर्ट होता है तो उसे हम फिजन कहते हैं। क्या सभी को ये दोनों चीजें समझ में आई हैं? यस सर। फ्यूजन। ओके, ये तो स्टार्स पे होता है ना? हाँ बेटा, ये स्टार्स में होता है। ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट एनर्जी सोर्स है जो स्टार्स में रहता है, लंबे टाइम तक चलता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी इसकी ये है कि हम इसकी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरा, फ्यूजन रिएक्शन होने के लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसको करने के लिए। लेकिन प्रेशर भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। हाँ, प्रेशर भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन बेसिकली क्या है, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ा देंगे तो प्रेशर तो उसके बाद हम एक्सटर्नली लगा सकते हैं, क्योंकि वो जब ब्लास्ट होगा या हिलेगा तो उसको सस्टेन कर पाए बस। तो एक्चुअली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट दिक्कत है वो दोनों ही होती है वैसे तो, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होती है, क्योंकि टेम्परेचर अगर जितना ज्यादा होता है उतने मटेरियल्स जो होते हैं वो मेल्ट कर जाते हैं। 5000, 6000, 10,000 डिग्री सेल्सियस पे जो मटेरियल्स होते हैं वो मतलब मेल्ट कर जाते हैं। तो जब वो मेल्ट ही कर जाएंगे तो हम सस्टेन कैसे कर पाएंगे?
ठीक है, तो इस वजह से जो इनकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसी वजह से आ रही है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड टू गेन एनर्जी। सर हाँ बेटा। सर इसमें सर तब तो हम सर इसमें अपना न्यूक्लियर वेस्ट सूरज बना। निकलता है। हाँ, एक मिनट, क्या एक एक, एक करके। सर इसमें न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? न्यूक्लियर वेस्ट। नहीं नहीं बेटा, इसमें प्रोड्यूस नहीं सर- होता, इसमें तो हीलियम बन गया ना, इसमें नहीं प्रोड्यूस होता, ओके सर। इसमें नहीं सर produce होता। हाँ हाइड्रोजन और बेटा, हाइड्रोजन हीलियम कैसे बना लेंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम क्यों बेटा? ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम होता है एक्चुअली, हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, वो मिलके बना लेता है। तो उसमें ओके। दो प्रेशर और मतलब एक्चुअली वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वो फ्यूज कर जाते हैं न्यूक्लियस आपस में। न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करने की वजह से वो जो मतलब दो एक एक प्रोटॉन दोनों में था वो दो हो जाते हैं। सर ठीक है, इसमें वो सर तो सर सॉरी सर इसमें तो न्यूट्रॉन भी बाहर निकल रहा है, तो सर वो सर इसमें क्या सर? अगर दो ये प्रोटॉन एक्चुअली एक बैलेंस साथ नहीं है, आएंगे बैलेंस तो फिर करोगे तो तो वो अपने आप हो जाएगी। एक सेकंड, हाँ बोले बोले। सर अगर दो प्रोटॉन एक साथ आएंगे तो सर वो तो हीलियम 2 हो जाएगा, और हीलियम 2 तो बिल्कुल भी मतलब अनस्टेबल होता है हीलियम हीलियम टू, 2 तो। एक मिनट रुको, हीलियम टू मतलब हीलियम हीलियम तो 2 तो बढ़ ही नहीं होता सकता है, है, वो तो वो है हीलियम ना, 2 4 ही तो होता है, नोबल इनर्ट गैस। गैस है, इनर्ट गैस, हाँ आइसोटोप नोबल सर गैस। जिसमें दो प्रोटॉन होते हैं। नहीं, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन भी होंगे ना वैसे सर तो वहाँ मतलब प्लास। बोले बोले। नहीं सर, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होंगे ना सर, तो वो तो अपने मतलब रिपल्शन हो जाएगा उन नहीं तो दोनों मैं यही तो प्रोटॉन्स बता के रहा हूँ, बीच में। प्रेशर सुनो तो सही, वहां प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि न्यूक्लियर दोनों फ्यूज होके एक ही न्यूक्लियस बना लेते हैं, यही तो बता रहा हूँ। या ऐसा क्या लगा लो कि ब्रेक होके दो ब्रेक होके एक न्यूक्लियस बना लेता है, इसको ऐसा लगा। एक्चुअली वो एक न्यूक्लियस बन जाता है, हीलियम इसीलिए तो हीलियम बना। ये जितने भी आपको मटेरियल दिखते हैं ना, जो गोल्ड हो गया, जिस जैसे भी घर मतलब आपको दिखते हैं, ये सब कहीं ना कहीं किसी कोई स्टार हुआ होगा जो कि बर्न हुआ होगा, उसके बाद ब्लास्ट हुआ होगा, वहां प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि जिसकी वजह से ये सारे बने हैं। नॉर्मली ये बनने में मतलब आसान नहीं। सर वो रिएक्शन है प्लस के आगे क्या लिखा है? न्यूट्रॉन बेटा, प्रोडक्ट। न्यूट्रॉन 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 लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन ही लिखा है ओके एक बार। सर हाँ बेटा। सर न्यूट्रॉन निकल रहा है उसका क्या होगा? कुछ नहीं, वो न्यूट्रॉन का इमिशन होता है ना, न्यूट्रॉन रेडिएशन, ये रही। ओके सर। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस यस सर। सर। आई थिंक आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया, बाकी चीजें तो ऐसी ही हैं, वो आप अपने आप देख लेना। मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है। डीपीपी करी सभी ने? इसकी मैंने डीपीपी ऑनलाइन करा दी थी। यस सर। यस सर। सभी सर कर अभी रहे हैं? तक मैं नहीं अब करी। नहीं करी है तो प्लीज कर लेना, मैं अगली क्लास में रिपोर्ट देखूंगा सभी बच्चों किसने करी है किसने नहीं करी, और ओके जिसने सर, नहीं करी मैं ओके फिर सर। नाम लेने वाला हूँ, ठीक है उनका। सर ओके कर लेंगे सर नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है ठीक है। तो आज सर की क्लास में न्यूक्लियर क्या बोलते बोले बोले सर न्यूक्लियर रेडिएशन को रोकेंगे कैसे? न्यूक्लियर रेडिएशन को मैंने जो आपको लिंक भेजा है ना, आप उसको एक बार देख लेना। सर आपने लिखा हुआ 10 मीटर ऑफ थिक वॉल ऑफ स्पेशलाइज्ड मटेरियल। बेटा इसमें मतलब ये तो होता ही है, मतलब एक तो वही है जो मैंने बताया था शीट वगैरह, और ये 10 मीटर मतलब न्यूट्रॉन रेडिएशन के अंदर वो चाहिए होती है। मतलब जनरली जो हमने इसमें मैंने एक और दिखा था उसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जनरली जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो 10 मीटर मोटी दीवारें बना के रखते हैं। मतलब ये इतनी मोटी दीवारें होती है ताकि रेडिएशन जो है वो ज्यादा पास ना हो पाए, पास तो फिर भी होंगी लेकिन काफी कम होंगी। सर स्पेशल मटेरियल कौन सा है? राइट नाउ तो बेटा नहीं पता मुझे, देखना पड़ेगा, लेकिन वो आपका काम का नहीं है, मतलब काम का होता तो मैं डाल देता। ओके सर। सर इस चैप्टर में से एनटीएस भी कुछ नहीं आएगा ना? नहीं बेटा आएगा, जितनी चीजें मैंने डाली हैं सब पढ़ के जाना, सब में से कुछ भी आ सकता है। तो थियोरेटिकली आएगा सर वैसे? हाँ तो नहीं, कुछ भी आ सकता है, वो आ सकता है, उसमें थ्योरेटिकल और उसमें मत जाना। न्यूमेरिकल बनते हैं, थोड़े हाँ मतलब न्यूमेरिकल इसी से बनते हैं जैसे जो सोलर मैंने कॉन्स्टेंट वाले। जो मैंने एनर्जी वाला ही बताया पहले, तो ये भी बनते हैं, इस तरह से भी बनते हैं जो मैंने ये बताए हैं, काफी सिंपल है लेकिन बनते हैं।
जैसे एक अल्फा पार्टिकल, अगर हम कहीं अल्फा इमिशन होता है तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है, मतलब अल्फा पार्टिकल का जो एटॉमिक नंबर वो 2 है, मास नंबर 4 है, और 2 प्लस का इस पे चार्ज होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो कहीं पे भी अगर अल्फा पार्टिकल इमिशन रहे तो आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा। सर हम अल्फा की जगह हीलियम भी तो लिख सकते हैं। नहीं बेटा, हीलियम के अंदर चार्ज नहीं होता ना, हीलियम न्यूट्रल होता है, इसलिए अल्फा को सर अल्फा हीलियम से तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तभी तो वो अल्फा पार्टिकल बनता है। नहीं, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको हीलियम अल्फा ही लिखें, हीलियम नहीं लिखते, मैं भी वही बता रहा हूँ। ओके सर। सर हाँ बेटा बोले। एनर्जी हीलियम में होती है वो ज्यादा होगी या फिर एंटी मैटर जो होता है उसमें ज्यादा होगी? बेटा एंटी मैटर कहाँ से पढ़ लिया तूने? सर सुना हुआ एंटी मैटर। बेटा एंटी मैटर इज अ डिफरेंट थिंग, टोटली डिफरेंट। बाकी एंटी मैटर के अंदर ऐसा एनर्जी नहीं होती है, एंटी मैटर में उतनी एनर्जी होती है जितनी मैटर में होती है। इसलिए होता क्या है कि मैटर अगर हम एक्स लेंगे और एंटी मैटर भी एक्स ले लेंगे, तो जब ये ज्वाइन होंगे तो ये पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमारा जो न्यूक्लियर फ्यूजन वाली प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, अगर मैं 1 ग्राम मतलब कोई भी से यूरेनियम 235 लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो जो हमें मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली 997 होता है, 0.997 ग्राम। इसका मतलब जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वो 0.003 ग्राम हुआ। ये चीज समझ में आई? तो 1 ग्राम के अंदर एक्चुअली इतनी एनर्जी कन्वर्ट हुई है। लेकिन अगर मैंने मैटर ले लिया 1 ग्राम का और एंटी मैटर भी ले लिया 1 ग्राम का, तो जब ये दोनों मिले तो एक्चुअली 2 ग्राम टोटल एनर्जी पूरी की पूरी लिबरेट होगी, जो इज इक्वल टू mc² से होता है। तो बहुत ज्यादा होगी, वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब E इज इक्वल टू mc² का फुल यूटिलाइजेशन होगा उसमें। हाँ, वो उससे फुल यूटिलाइजेशन होगा। लेकिन अभी एंटी मैटर की मतलब प्रॉपर्टीज क्या है वो अभी हम ढूंढ रहे हैं, मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो अभी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो अभी उसके बारे में इतना पता है नहीं। सर फ्यूजन और फिजन में कोई डिफरेंस बता दो। बेटा फ्यूजन होगा जब दो छोटे मटेरियल बड़ा मटेरियल बनाते हैं, और फिजन होता है जब बड़ा छोटे 2 मटेरियल बनाएगा। सर बनाएगा कि मतलब टूट जाएगा? टूट जाते हैं मतलब। और सर एग्जांपल एक दे दो। बताया तो था अभी, हीलियम का ही हो गया एक, तो जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, हाइड्रोजन हीलियम। और उसके लिए जो हमारा यूरेनियम है, यूरेनियम हमारा सोडियम और क्रिप्टॉन में बनता है। ये वाला, ये सर फिजन होगा ना, क्योंकि इसमें टूट रहा है। ये हाँ, ये फिजन होगा। उसके बाद सर थैंक यू। उसके बाद फ्यूजन अंदर हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए होता है। इसके अंदर इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे अगर हमें कोई बॉम्ब फोड़ना होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है, 2 टाइप के बॉम्ब होते हैं ना, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब होता है, फिजन बॉम्ब भी होता है, हमारे जो बना रखे हैं लोग दुनिया में। एटॉमिक और हाइड्रोजन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन। एक होता है फिजन बॉम्ब, एक होता है फ्यूजन बॉम्ब। तो फिजन बॉम्ब होता है मतलब उसमें हमारा यूरेनियम 235 जैसी चीजें ही होंगी। फ्यूजन बॉम्ब होगा वो हाइड्रोजन हीलियम वाला कॉन्सेप्ट पे बनता है। तो अब होता क्या है, अगर आपको फ्यूजन बॉम्ब छोड़ना है किसी के ऊपर, तो पहले आपको ये फिजन बॉम्ब छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले उतना टेम्परेचर डेवलप करना पड़ेगा, तब वो फ्यूजन बॉम्ब मतलब सक्सेसफुल होगा। तो एक साथ 2 बॉम्ब छोड़ने पड़ते हैं वहां, क्योंकि पहले फिजन बॉम्ब छोड़ेंगे, उसके बाद फिर फ्यूजन बॉम्ब छोड़ेंगे। और सर उसके बाद ह्यूमन मैनकाइंड खत्म। हाँ, उसके बाद सब खत्म, उसके बाद वो बस छोड़ना ही बाकी रहेगा बस। मतलब ज्यादा तगड़ी दिक्कत होगी उससे, मतलब कुल मिला के। जैसे इस वक्त करेंटली चाइना के पास कहते हैं 200 मतलब 2000 के आसपास हैं, अमेरिका के पास 15,000 हैं, रशिया के पास भी 10,000 के आसपास हैं। तो इस तरीके से चलते हैं। इंडिया के पास भी 300 हैं। तो इट इज इनफ टू डिफाइन ह्यूमन सिविलाइजेशन। ओके, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। अब अच्छा, अब आपका जो चैप्टर है वो आप लेंस पढ़ना चाहेंगे अगला, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? मैग्नेटिक अरे शांत, वो चैप्टर भी बढ़िया है। शांत।
तो ज्यादातर मुझे वैसे लेंस ही सुनाई दे रहा है। आप चैट में लिखवा ले बच्चों से जिनको जो चैप्टर करवाना। तो चैट तो मेरे वैसे ही बोल रहे हैं बच्चे, तो मुझे वैसे ही सुनाई दे गया, सब लेंस ही कह रहे हैं। बाकी मैग्नीफैक्ट ऑफ करंट कंसेप्चुअल है आपके, वैसे सिलेबस में नहीं आ रहा अभी, लेकिन कंसेप्चुअल काफी ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा मतलब उसके ऊपर। यस सर, वो थोड़ा विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ मतलब विजुलाइज करना ही नहीं है सर, जो पहले है। लाइट करा दो। लाइट आप सर लाइट करा दो। सर पहले लाइट। पहले लाइट। सर लाइट 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 सर, लाइट लाइट। ओके ओके लाइट। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सर उससे पहले एक डाउट है मेरा। हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे ना एक दे रखा है सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी, तो सर Source of उसमें यहाँ पे sun। दे रखा है हाइड्रो सन्स एनर्जी, जो अभी हम न्यूक्लियर हाँ 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 फ्यूजन हाँ पढ़ रहे हैं। हाँ सर उसमें हाँ, एक पॉजिट्रॉन भी है। मतलब उसमें हाइड्रोजन न्यूक्लियर है, फिर उसको जब फ्यूजन हुआ तो फिर हीलियम न्यूक्लियस, फिर पॉजिट्रॉन। ठीक है। तो सर तो सर मतलब इसकी जब मैंने डेफिनेशन पढ़ी नेट पे तो दे रखी थी अ सब एटॉमिक पार्टिकल विद सेम मास एज एन एज इलेक्ट्रॉन ऑफ बट इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव तो चार्ज, सर ये राइट। कैसे पॉसिबल है कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन से उसके जैसा ही सेम बट पॉजिटिव चार्ज, सर ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब बेटा जो सर ये मतलब ये, सॉरी, सर ये एंटी मैटर में होता है ना, जैसे मैटर में इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ हाँ हाँ, कुछ वैसा ही। सौम्य ये मतलब कुछ एक एंटी मैटर होता है, उसके अंदर भी यही होता है कि एक्चुअली उसकी सारी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, और ये वाली ओके चीज सर, मैं एक प्रूफ बार हो सर्च चुकी है कर कि लूंगी। एंटी मैटर होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि एंटर नहीं होता, मतलब तो एंटी सर वो मैटर मैटर की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता तभी एंटी मैटर। हाँ वो मतलब एक्चुअली क्या है कि जितना के मतलब जो रिसर्च हो रही है अभी इसके ऊपर, उसमें ये है कि जिस दुनिया के अंदर ना शुरुआत में इक्वल था मैटर और एंटी मैटर, लेकिन अब हमें नहीं पता कि हम पूरा मैटर के अंदर रह रहे हैं, तो वो मैटर कहाँ से आ गया। तो कहते हैं वो छोटा सा तो स्लाइड सर डिफरेंस होगा फॉर्म्स ऑफ जिसमें एनर्जी और एंटी मैटर में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि फॉर्म जो मैटर हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं ना, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, तो सर एनर्जी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऐसे नहीं होता, तो सर उसमें और एंटी मैटर में क्या डिफरेंस होता है? एंटी मैटर बेटा, इसको एंटी मैटर को जब हम डिफाइन करते हैं तो बेसिक यही रहता है कि जैसे हम मटेरियल देखते हैं, उसमें मटेरियल में होता क्या है, उस मटेरियल में हम ये देखते हैं कि जो सेंटर होता है उसके ऊपर, उसके अंदर होता है प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, और आसपास जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है मैटर। एंटी मैटर सेज वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, वो उसमें भी एनर्जी होगी, लेकिन उसमें सेंटर में नेगेटिव चार्ज होगा और आसपास प्रोटॉन घूम रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज घूम रहा होगा, मतलब प्रोटॉन नहीं पॉजिटिव चार्ज, ओके सर। जैसे हम पॉजिट्रॉन है। तो स्पेस है दोनों में, दोनों स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बस एक को हमने मैटर कह दिया। अब हो सकता है हम इस वाले में रहते होते तो हम इसको मैटर कहते हैं, इसको एंटी मैटर कहते हैं, अभी हमने मैटर कह दिया तो इसको एंटी मैटर कह रहे हैं। ओके सर। हाँ बेटा। सर फ्यूजन की डिसएडवांटेजेस बता दो। फ्यूजन की बेटा डिसएडवांटेजेस तो कोई नहीं, बस हम उसको मतलब हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन, दिस इज द डिसएडवांटेज दैट वी आर हैविंग। ओके अगर हम उसे कंट्रोल कर पाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी, मतलब अगर वैसे इसके ऊपर शायद यूके में काम चल रहा है, मतलब लास्ट ईयर भी, मतलब काफी 4-5 साल से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर फ्यूजन का तो काम इंडिया में काम नहीं चल रहा। नहीं इंडिया पे नहीं चल रहा बेटा। नो सर, इंडिया ने भी इन्वेस्ट किया है सर कुछ कंट्रीज के साथ मिलके। वो मुझे देखना पड़ेगा, वो मुझे भी पता नहीं। सर इसका मतलब फिर हमारे पास एक टाइप से इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स आ जाएगा, क्योंकि सर वो इतनी ज्यादा एनर्जी होगी कि हम उसे यूज कर सकते हैं। हाँ मतलब एक तरीके से देखे तो हाँ बिल्कुल, लेकिन उसको एक्चुअली करना काफी मुश्किल है। मतलब क्या बेटा? कंट्रोल से क्या मतलब? कंट्रोल से बेटा इस तरीके से कि अगर मैं कोई मतलब हाइड्रोजन को हीलियम में बनाना चाहता हूं तो पहले मुझे उसके अंदर 1,00,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब 1,00,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कैसे दूं? तो इसको कंट्रोल करना है ना, 1,00,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनाए रखना है और उसे कंट्रोल करना, ये अपने आप में मतलब सस्टेन करना है, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग। जैसे आपका कमरा है उसके अंदर एसी चलाया मैंने, तो एसी को अगर मैं लिखता हूँ 24 डिग्री सेल्सियस पे रुक तो वो कूलिंग करता रहता है 24 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसे कहते हैं कि एसी कंट्रोल कर रहा है टेम्परेचर को। थर्मोस्टैट कहते हैं। ओके सर। बात मैं प्रैक्टिकली वो बता रहा हूँ कि चीज को कंट्रोल करना है, वो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं वो बताना चाह रहा हूँ।
उससे बच्चे ट्रोलिंग भी पूछी थी ना बेटा। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब ये आप 2 मिनट पहले बस वेट करिए, 2 मिनट बता सभी। इतने में आप देख लो, एक बार रिवीजन कर लो, बाकी मैं 2 मिनट बस वेट करिए। ओके। ओके, सभी हैं मेरे साथ? यस सर। यस सर। यस सर। राइट सर फिलहाल है। फिलहाल है, चलो ठीक है। जब तक जाते नहीं हो तब तक मैं आपको ऐसे ही तंग करता रहूंगा। तो चलो आज शुरू करते हैं। आज से फिर हम लाइट पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? ओके सर। लाइट से शुरुआत करते हैं। ये लाइट खत्म होने के बाद फिर हम लाइट खत्म होने के बाद हम ह्यूमन जो कलर वाला चैप्टर है वो करेंगे। और इसमें दोनों चैप्टर एक्चुअली मैं इस तरीके से कराता हूँ कि दोनों चैप्टर एक साथ सर 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने मेगावाट एनर्जी के इक्वल होता है? क्या? आई थिंक इसमें लिखा हुआ था बेटा 235 होता है। आई थिंक एक बार देख लेना, एक बार चेक कर लेना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताया था। हाँ, एक बार मैं कह रहा हूँ, नोट हुआ है, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एक बार नोट सब चेक कर लेना। सर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन MEV, हाँ ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं कह रहा था कि दोनों जो चैप्टर होंगे इस तरीके से कराऊंगा कि कुछ टॉपिक इधर से उधर हो सकते हैं, तो दोनों चैप्टर आपके एक साथ कंप्लीट होंगे, तो उसमें डरना मत, ठीक है? एक सीक्वेंस वाइज मैं करवा दूंगा सारे चैप्टर। मतलब जो दोनों चैप्टर होंगे लाइट का और कलरफुल वर्ल्ड, तो दोनों चैप्टर होंगे वो एक साथ ह्यूमन आई के, जिसमें ह्यूमन आई आता है, तो उसमें सब कुछ एक साथ हो जाएगा। उसमें आप डरना मत, ठीक है? तो सब कुछ आपको एक साथ सीरियल वाइज कराया जाएगा। हो सकता है आपके जो NCERT में हो उस सीरियल में ना हो, लेकिन सब कुछ कराया जाएगा और इवन एक्स्ट्रा भी कराया जाएगा। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ओके, ठीक है। अभी ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। तो आपका आज से चैप्टर शुरू हो रहा है ऑप्टिक्स या स्टडी ऑफ लाइट, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। अब नोट्स बनाना शुरू कर देना। ऑप्टिक्स या फिर हम स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स को ही बोला जाता है स्टडी ऑफ लाइट। ओके, अब इस वाले चैप्टर में हम क्या क्या सीखते हैं? इस वाले चैप्टर में हम सीखेंगे कि अगर एक मिरर है, सबसे पहले एक मिरर को हम इस तरीके से बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और उसके पीछे हम उसकी सिल्वरिंग से कोटिंग कर देते हैं एक बार। तो इससे आप मिरर के अंदर हमें जो हमारा फेस है वो क्यों दिखाई देता है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें हमारी इमेज यहाँ क्यों दिखेगी? जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहता है या अलग हो जाता है? इस तरीके से हम चीजें डिस्कस करेंगे। इसके बाद सर इस क्लास में पढ़ा था। ओके, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे बेटा इस बार। मान लीजिए अगर यहाँ पानी है अगर, और इसके अंदर अगर हमने एक पेंसिल को डाला तो पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है। तो वो टेढ़ी क्यों दिखाई, सॉरी इस तरह से दिखाई, ऊपर की तरफ दिखाई देती है बाहर से, तो वो हमें क्यों दिखाई देती है? तो ये भी हम देखेंगे। इसके बाद दूसरी चीज, कॉइन अगर हम डालते हैं तो कॉइन आपने देखा होगा ऊपर देता है पानी के अंदर। अगर पानी के अंदर भरा हुआ बाल्टी हो उसमें पानी की, उसमें हमने कॉइन डाला हुआ है तो ये कॉइन एक्चुअली थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। सिमिलरली प्रिज्म के अंदर जो हमारे कलर्स आते हैं
वो कलर्स हमारे टूट जाते हैं। तो वो क्यों टूटते हैं, ये सब हम इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सर लिख के बता दो एक बार कौन कौन से टॉपिक होंगे, जैसे आपने पहले करा। बेटा वो सब होगा, अभी उसमें परेशान मत हो, सारी चीजें मैं बता दूंगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको एज इट इज बना लो कि मिरर में इमेज क्यों दिखाई देती है, मिरर में इमेज कैसे दिखाई देती, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जो पेंसिल है वो टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, इसमें कॉइन जो है वो उसके जो डिरेक्शन है या उसकी जो पोजीशन है वो कैसे चेंज हो जाती है, और प्रिज्म में जो लाइट्स हैं, जो लाइट है वो हमारी जिसे क्या कहते हैं डिस्पर्स क्यों करती है, लाइट का जो डिस्पर्जन प्रोसेस है। तो ये जो होता है ये रिफ्लेक्शन में आ जाता है, ये जो तीनों पार्ट हैं ये रिफ्रैक्शन में आते हैं। रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन में आता है और एक रिफ्रैक्शन में आता है। क्या लिख लेने अभी ये वाली चीज? ओके लिख लें। यस सर, डन। नहीं लिखी है, जब वो लिख ले तो मुझे बता दें प्लीज। अभी एक बच्चे ने नहीं लिखी। सर हम ये लिख दिया सर, डन। बाद में बना सकते हैं वैसे नोट से वीडियो देखकर। हाँ बेटा इतना पता नहीं ना कोई इतना को है या नहीं है। ओके ओके डन सर। ओके नाउ अब हम क्या करते हैं, अब जो एक्चुअली जो ऑप्टिक्स है वो स्टडी ऑफ लाइट है बेसिकली। तो लाइट क्या है, अगर हम देखते हैं तो लाइट क्या है, तो लाइट एक तरीके की एक वेव है। जनरली लाइट को हम पार्टिकल भी ट्रीट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो पार्टिकल है, कुछ लोग कहते हैं वो वेव है, सॉरी हाँ कुछ लोग कहते हैं वो पार्टिकल है, कुछ लोग कहते हैं कि वेव है। तो कुछ लोग कहते हैं कि पार्टिकल की तरह एक्ट करता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो वेव की तरह एक्ट करता है। तो पार्टिकल की तरह जो है इलेक्ट्रॉन्स की तरह, राइट। तो जैसे न्यूटन थे और आइंस्टाइन थे, उन्होंने कहा नहीं ये तो ना पार्टिकल की तरह है, लाइट जो है वो एक पार्टिकल है। जबकि एक है हाइजिन आते हैं, हाइगन, तो हाइगन थे वो कहते नहीं ये तो वेव होती है। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बताया, ये हाइगन वालों ने अपना एक्सपेरिमेंट बताया। इसमें जैसे इसमें क्या होता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है YDSC। ये YDSC हमारा वेव लाइट बताता है कि ये तो वेव होता है। एक डाइफ्रैक्शन होता है, डाइफ्रैक्शन भी यही बताता है कि लाइट जो है वो वेव है। लेकिन वही पार्टिकल नेचर जो हमारा मिरर है फॉर एग्जांपल, ये हमें दिखाता है कि नहीं पार्ट नेचर है, ठीक है। इस तरीके से दोनों के अलग अलग थे। उसके बाद आए मैक्सवेल कहते थे आपस में मत लड़ो, एक्चुअली ये डुअल नेचर है, इसका जो मन करता है ये वो करना शुरू कर देता, ये पार्टिकल भी है ये वेव भी है। अब कैसे कैसे होता है, तो उन्होंने क्या समझाया कि अगर हमारा जो स्पेस जिसमें से लाइट आ रही है वो बहुत बड़ा है, तो ये जो लाइट है ये पार्टिकल की तरह एक्ट करती है। लेकिन वहीं अगर जो स्पेस है, मान लो अगर कोई होल है, जैसे आपने LED देखी होगी, लाइट, आप LED लाइट जलाएं तो वो लाइट बिल्कुल सीधी जाती है। यस सर। ठीक है, लेकिन वहीं अगर लाइट एक बहुत छोटा सा होल दे दिया जाए, बहुत छोटा, जिसकी जो डायमेंशन होगी वो जो लाइट जो पास हो रही है, क्योंकि लाइट जो होती है उसकी वेव भी होती है और फ्रीक्वेंसी भी होती है, क्योंकि अगर मैं वेव की तरह एक्ट करता हूं, लेता हूं उसको, तो उसकी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्या होता है, आपने साउंड के अंदर पढ़ा होगा 9th क्लास में, एक जब साइकिल कंप्लीट होती है तो उसे वेवलेंथ कहते हैं। सभी को याद है ये चीज? यस सर। राइट, डिनोटेड बाय लैम्डा। तो अब क्या होता है, ये जो लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब क्या होता है, ये जो वेवलेंथ है, अगर इस वेवलेंथ के आसपास इस सर्कल का, इस जो होल है इसका डायमीटर होता है, इन स्पाइट ऑफ ट्रैवलिंग स्ट्रेट ये अलग अलग वेव की तरह एक्ट करती है, मतलब ऐसा टकरा के इधर उधर जाएगी, तो इसी जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसको आसान भाषा में अगर हम समझ नहीं आया, कौन सा वाला? बेटा सेकंड वाला, इसको ऐसा लगाओ आप खा के थोड़े मोटे हो गए हो और एक कमरे में से निकलना चाह रहे हो जो बहुत ज्यादा छोटा है, तो आप ढंग सीधे नहीं निकल पाओगे, आप ठुस ठुस आगे निकलोगे।
क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो अब कोई Yes, बॉल sir. है, मतलब ऐसी बॉल है जो मतलब एक तो होता है पूरा गैप है तो वो सीधी जाएगी, लेकिन अगर कुछ मतलब वहां पे एक रिस्ट्रिक्शंस है तो वो उससे टकरा के कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी जा सकती है। तो इस तरह से समझा जाता है वेव को। सर स्पीड में सर एक डिफरेंस ऐसा आएगा? कह सकते हैं, नहीं बेटा, स्पीड का डिफरेंस नहीं आता, स्पीड का डिफरेंस नहीं आता, अरे मीडियम कैसा- चेंज नहीं हो रहा तो स्पीड का डिफरेंस नहीं आता। सर हम एक टाइप से कह सकते हैं कि अ पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ वेव इज नोन एज लाइट। पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ वेव? फिर तो इलेक्ट्रॉन को भी नहीं नहीं, wave ये बोलेंगे। कब कहा called मैंने? light. ये मैंने कब कहा? बेटा वो जो लाइट है वो पार्टिकल भी है, वो वेव भी है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि पार्टिकल वोज बी लाइक अ वेव, ये नहीं कह रहे। इट इज अ वेव एज वेल एज इट इज अ पार्टिकल। एक्चुअली हम भी खुद हैं, वो भी हम तरीके से वेव ही हैं। ये थोड़ी मोटी बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से जाएं तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अ डिस्टर्बेंस। एक्चुअली हम सभी ऐसे एक वो तो डिस्टर्बेंस करते है। ही है। एक प्रोटॉन भी एक तरीके का डिस्टर्बेंस होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक तरीके का डिस्टर्बेंस है। वो स्ट्रिंग अलग तरीके से वाइब्रेट करी, डिस्टर्बेंस हुआ, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन गया। तो ये सब डिस्टर्बेंस वाली बात हो जाती है। सर इसे क्वांटम आसान- कहते हैं ना। क्वांटम थ्योरी, हाँ क्वांटम थ्योरी कहते हैं। तो क्वांटम लेवल पे तो सब वेव ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी है। अगर अभी आप पढ़ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल है, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन भी हमारा डुअल नेचर शो करता है, वो इलेक्ट्रॉन Yes, भी sir. है, वो पार्टिकल है, वो वेव भी है। सर वेव डी और ब्रॉय पार्टिकल ने में बोला डिफरेंस था। है। क्या बेटा? हाँ बेटा, वेव और पार्टिकल में बिल्कुल डिफरेंस है। अगर आप समंदर की लहरें देखते हैं तो समंदर की जो लहरें हैं वो वेव है, और समंदर की लहरों का अगर एक पार्टिकल देखोगे जो वाटर पार्टिकल है, वो आपका पार्टिकल हो जाएगा। तो पार्टिकल से मिलके वेव बनती है, अगर एक तरीके से आप देखो तो। सर जो सर। पार्टिकल्स है उसके ऊपर ग्रेविटेशन एक्ट करती है क्या? लाइट के ऊपर बेटा, एक्चुअली लाइट जो होती है वो स्पेस में ट्रैवल करती है और ग्रेविटी स्पेस पे लगती है। तो ग्रेविटी स्पेस पे लगती है और जो स्पेस में ट्रैवल करती है, तो एक तरीके से तो लगती है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करने बैठ गए तो वो कैलकुलेशन आपके लेवल पे तो नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर कभी आप अच्छे लेवल पे चले गए तो आप कर पाओगे, जैसे ब्लैक होल के आसपास, या आइंस्टाइन करी थी जब आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उसमें उसने यही कैलकुलेट किया था, जो लाइट है वो कितनी बेंड होगी। सर हाँ बेटा। तो मतलब सर वो स्ट्रेट पाथ पे थोड़ी ना मूव करेगी फिर, ग्रेविटेशन एक्ट नहीं, करे तो। देखो पाथ एक्चुअली डिपेंड करेगा कि वो पाथ है कैसा। जैसे वो तो आसान space time भाषा, पे डिपेंड करता है। हाँ वो स्पेस टाइम पे डिपेंड करता है। अगर स्पेस टाइम ही बेंड है तो लाइट बेंड होगी, अगर स्पेस टाइम बेंड नहीं है, स्ट्रेट है, तो वो स्ट्रेट जाएगा। तो वो अलग चीज तुम पूछ रहे हो, काफी दूसरी चीज पूछ रहे हो मतलब। सर हाँ सर लेकिन जितना मैंने थोड़ा बहुत एक दो वीडियोस देखे थे स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर, तो उसमें तो बोल रहे थे कि स्ट्रिंग थ्योरी हम 3 डायमेंशन में अप्लाई नहीं करेगी। बेटा, स्ट्रिंग थ्योरी तो एक्चुअली quantum 11 number। डायमेंशन की है। नहीं सुने मेरी बात, जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो एक्चुअली 11 डायमेंशंस में है। ये सर ठीक उसका है, अभी तक आपने कोई तो अभी बोला एविडेंस था नहीं कि है। स्ट्रिंग थ्योरी पे Actually, की वजह से पूरा- वेव्स है तो वो तो apply हाँ नहीं मैं कर बता सकते। तो रहा हूँ। एक्चुअली स्ट्रिंग थ्योरी एक तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशंस है, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि मैथमेटिकल इक्वेशंस आर करेक्ट, मतलब कहीं ना कहीं मैथमेटिकेशन ही है जो हमारे यूनिवर्स को चला रही है। मतलब वो सारी मैथमेटिकल इक्वेशन, जैसे अगर हम कोई बॉल फेंकते हैं तो पैराबोला ग्राफ फॉलो होता है, पैराबोला बनता है, उसमें अब वो मैथमेटिक्स लग रही है उसमें। ठीक है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, इसको ऐसा लगा लो। तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स चल रही है। जैसे अगर अर्थ है वो मतलब सन के आसपास घूम रही है, तो कहीं ना कहीं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो कर रही है, वो घूम रही है। क्या मैं क्लियर हूँ इस चीज को? तो कहीं ना कहीं वो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले फॉलो हो रहे हैं इस पूरे यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, ओके। सर हाँ सर तो स्ट्रिंग थ्योरी की जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं वो एक्यूरेट मतलब नियरली एक्यूरेट आंसर देते हैं। वो एक्चुअली क्या है बेटा, देखो स्ट्रिंग थ्योरी प्रॉब्लम है वो एक्चुअली ये कि वो अभी तक कुछ एक्सपेरिमेंटल नहीं बता पाया कि अगर हम इस चीज को, मतलब एक्चुअली क्या होता है, कोई चीज हम ट्रू तब मानते हैं जब वो थ्योरेटिकल भी प्रूव हो जाए और एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि हिग्स बोसोन पार्टिकल था, हिग्स बोसोन पार्टिकल, ये सर बड़ा। हिग्स बोसोन आपने सुना हो सभी ने। तो अब इसमें क्या होता है, यस सर, गॉड गॉड पार्टिकल। सर टॉमिकॉन्स भी होते हैं। हाँ तो अब एक मिनट सुनो तो सही, मुझे पता लग गया आप सबको बहुत चीजें पता है।
अब क्या होता है, ये इंडियन थे बोस और हिग्स थे फॉरेन साइंटिस्ट। अब हिग्स बोसोन पार्टिकल उन्होंने कहा कि भाई हिग्स बोसोन पार्टिकल होता है। ये थ्योरेटिकली उन्होंने प्रूव किया 1960 से 70 के बीच में, आई थिंक 73 है, लेकिन अभी मैं अप्रोक्सीमेट डेट मान के चलता हूँ। लेकिन जो प्रूफ हुआ है कि हिग्स बोसोन पार्टिकल होता है वो 2013 में हो पाया है। तब जाके उनको 2013 आई थिंक, तब जाके उनको नोबेल प्राइज मिला था उस साल का। अब क्या कहना है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होगा तो हमारे पास प्रूफ होता है। स्ट्रिंग थ्योरी क्या कर रही है, बस थ्योरी दी जा रही है, वो प्रैक्टिकल नहीं बता पा रही कि प्रैक्टिकल कैसे प्रूफ। क्या बेटा, कौन सी थ्योरी है? ये बेटा स्ट्रिंग है, ये कुछ ऐसी थ्योरी है कि अगर मेरे पास मान लो एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग वाइब्रेट जब करेगी तो अलग अलग मेटेरियल पार्टिकल प्रोड्यूस, ये इस तरह से बताती है। तो इसने पूरा प्रेडिक्ट कर रखा है कि जो हमारी यूनिवर्स है वो एक यूनिवर्स नहीं है, इनफाइनाइट यूनिवर्स है। अब एक यूनिवर्स, पहले हम एक यूनिवर्स को नहीं समझ पा रहे हैं तो इनफाइनाइट दूसरे यूनिवर्स के बारे में ही नहीं पता लगते, पहले अपने बारे में नहीं पता लगा पा रहे, दूसरे के तो बात की बात है। और उसके बाद वो ये तो प्रेडिक्ट कर रहा है इनफाइनाइट, तो हम टेस्टिंग नहीं हो सकती जो प्रैक्टिकलिटी है, तो इसके लिए अभी ये प्रूव नहीं हो पा रही। सर हिग्स बोसोन की क्या स्पेशलिटी है? क्या बेटा? सर गॉड पार्टिकल की क्या स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी बेटा ये मास प्रोवाइड करता है, किसी भी मटेरियल के अंदर जो मास होता है वो इसकी वजह से होता है। सर वो तो हिग्स फील्ड देती है। हाँ तो बेटा हिग्स बोसोन पार्टिकल हिग्स फील्ड बनाता है और उस फील्ड के अंदर आराम से चल पाता है, उसका मास कम होता है, जो आराम से नहीं चल पाता उसका मास ज्यादा होता है। सर लेकिन मैंने पढ़ा था कि हिग्स फील्ड में जब कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होती है तब हिग्स बोसोन क्रिएट होता है। सर आप लाइट पढ़ा दो प्लीज। ये वाली चीज मुझे देखनी पड़ेगी। ओके, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, बहुत ज्यादा इधर उधर चले गए हम। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। हाँ सर आपने कहा कि सर वे लाइट जैसे पार्टिकल जो वेव भी है सर, पर लेकिन उस वेव में तो सर पार्टिकल ही ट्रेवल करेगा ना? नहीं बेटा, एक्चुअली वो अलग चीज है, वो पार्टिकल मतलब वो समझाने के लिए था कि वेव और पार्टिकल में क्या डिफरेंस है, जो मैंने आपको वेव एग्जांपल बताया। लेकिन वेव जो है वो वेव ही है, मतलब वो एक तरीके की एनर्जी है जो जा रही है। जैसे मैं बताऊं समझाने के लिए, आप एक रोप लो, एक सुने मिनट बाद, रस्सी लें, रस्सी को एक कोने पे बांध दें और उसको हिलाएं, जो आप इस करते हैं, जो जिम वाली एक्सरसाइज होती है, आप देखेंगे वेव प्रोड्यूस होती है। यस सर। तो उसमें वेव मतलब एनर्जी जा रही है, लेकिन आप देखेंगे पल वहीं के वहीं वाइब्रेट कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है रस्सी आगे चली जाती है, रस्सी तो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है, रस्सी के पार्टिकल्स तो, लेकिन जो वेव है वो आगे जा रही है, एनर्जी आगे जा रही है। सर तो हाँ सर बेटा, वेव एक एनर्जी है और पार्टिकल उसका मीडियम है। पार्टिकल उसका मीडियम है। नहीं बेटा, पार्टिकल अलग चीज हो जाएगी, अलग चीज हो जाएगी, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि वेव विदाउट पार्टिकल भी ट्रांसफर कर सकती है, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो लाइट इसके ऊपर काफी लड़ाई हुई है 50-60 साल तक, इसीलिए मैक्सवेल ने कहा कि भाई दोनों है। इसको आसान भाषा में ऐसे समझ कि जब अगर पार्टिकल नेचर 50 साल सर भी 50-60 साल लड़ेंगे। हाँ हम भी लड़ सकते हैं, ऐसे तो हो जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ा रहा हूँ। तो अब क्या कहते हैं हम, कि जो लाइट होती है, सबसे पहले हम कहाँ तक पहुंच गए थे? सभी ने कितना लिख लिया बच्चों ने? यहाँ तक लिखा है क्या सभी ने? पहले यहाँ तक लिख लें। यस सर, वहां तक लिख लिया है। ये नीचे वाला नहीं नीचे वाला लिखना है, नहीं लिखना। ओके सर। ओके सर, चलो। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो अब हमारे पास होती है लाइट जो होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। अगर हम लाइट की प्रॉपर्टीज देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो लाइट की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी की इसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट एक्चुअली में क्या है? लाइट एक्चुअली में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर हम उसको वेव मानते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, इसलिए आप ज्यादा परेशान मत होना, बस इसको मान के कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। सर हाँ बेटा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर तभी जनरेट होता है ना जब इलेक्ट्रॉन होता है। सर लाइट में तो सर फोटॉन्स हैं बेटा, इसमें जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब इसको तुम ऐसा मान लो, ये सब ऊपर वाली चीजें हैं, तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें बस ध्यान रखना कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के अंदर जो लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव होती है, दैट्स इट। ओके ठीक है, क्योंकि मैं अगली लाइन बोलूंगा आपको, फिर क्वेश्चन आएगा, आपको कोई आंसर नहीं देने वाला है, इसको एज इट इज याद करना कि लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। तो लाइट के अंदर एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। और इस मोमेंटम के बारे में थोड़ा बहुत पता लगाने के लिए आपने अक्षय कुमार वाली पिक्चर आपने देखी हो अगर, जिसमें हमने लाइट मार्स मिशन वाली, तो उसने इस मोमेंटम का यूज किया था, अगर आप याद हो कुछ तो पिक्चर, अगर नहीं याद हो तो एक बार दोबारा देखना। सर आ गया सर मेरा डाउट है इससे तो घूम घूम के जाती है। इस मोमेंटम की वजह से ही उसने उसको स्पीड प्रोवाइड कराई थी। और सर एनर्जी भी कम लगी थी। हाँ, एनर्जी भी कम लगी थी। हाँ बेटा, कोई कह रहा था कुछ? सर मुझे जैसे लाइट की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, तो अगर लाइट की उसके पास speed मोमेंटम हो, हाँ तो सर तो उसने अगर किसी से कोलाइड करा तो तो उसके मतलब तो स्पीड काइनेटिक एनर्जी कहीं से तो आएगी एनर्जी, तो वो कहाँ से आती है? अगर उसने कोई चीज जा रही है एम्प्टी स्पेस में, मतलब उसको लाइट टच किया तो उसमें कोई मोमेंटम बढ़ा उस चीज में, तो वो बहुत कम होता है। नहीं चाहिए, लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी। सर लाइट का मास नहीं होता ना, मतलब फोटोन पार्टिकल का मास नहीं होता, इसलिए वो स्पेस ट्रैवल कर पाती है। हाँ, और सर मास इसीलिए उसकी एक्चुअली स्पीड कम हो जाता कांस्टेंट है बहुत रहती है। ज्यादा स्पीड की वजह से। नहीं, मास होता ही नहीं है बेटा। ये सर जीरो मास होता है ना। तो सर मोमेंटम कैसे होता है? मोमेंटम तो हाँ, मैंने इसीलिए बताया, इसको एज इट इज याद रखना है। मेरे को आता ही नहीं है कुछ, मैं बता तो रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं सिर्फ लिखा हुआ पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, इसे कह रहा हूँ, इसको ऐसे ही याद करना है। लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम, दैट्स इट। मुझे और नहीं आता कुछ। अभी हमें आगे टॉपिक बढ़ना है, बहुत हमने टाइम कर लिया। सर मुझे एक बात वेरीफाई करवानी थी सर। हाँ, एएच क्या लिखा आपने सर? एएच अक्षय कुमार लिख रहा था बेटा, ये मैं वो अक्षय कुमार वाली पिक्चर छोड़ो उसे। सर हाँ बेटा, सर जो लाइट जो आपने कहा सर पार्टिकल होता है, सर वो रे की फॉर्म में आती है। वो सर लाइट तो रे भी होती है बेटा, रे तब आएगी आप उसे पार्टिकल मानोगे तो वो रे की फॉर्म में आएगी, अगर आप उसे वेव मानोगे तो वो वेव की फॉर्म में आएगी। ओके सर, ठीक है, ओके। तो हमारा लाइट कैरीज एनर्जी मोमेंटम पहली चीज हो गई। दूसरा हमने क्या बोला था, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ये कैसे आता है आप लोगों को पता होगा, डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम है सभी को। यस सर। तो अब हमने क्या कहा, एक लाइट जो होती है वो एक तरीके की वेव है, तो उसने कितना डिस्टेंस चला, दैट इज लैम्डा। दिस एक वेव की जो वेवलेंथ कंप्लीट हुई, लैम्डा। उसने ये लैम्डा कितनी देर में कंप्लीट किया, से टी टाइम। तो हम क्या कहेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम टी। क्या यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। अब जनरली हमने क्या देखा है कि ये जो मतलब एक सेकंड में ये साइकिल्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती है, जैसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यस सर। फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। सभी को याद है ये वाली चीज? यस सर, याद है सर। यस सर, 1/t और होता है। 1/t होता है, तो इसका मतलब जो t हो जाएगा क्या वो 1 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा? यस सर। तो लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो पिछले साल भी आपने बताया था। पिछले साल भी बता दिया? हाँ बेटा, वो तो जो नए बच्चे हैं बेटा उनके लिए भी बताना पड़ेगा ना। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? नहीं सर, ये एनसीईआरटी में था। यस सर। ओके, यहाँ तक लिख लें पहले एक बार, फिर आगे बताता हूँ। लिख लिया सर, डन। एक सेकंड, ये स्केल है, इसे स्केल कहते हैं, इसे कहते हैं डिजिटल स्केल। ओके, ये भी लिखना है सर? कुछ नहीं लिखना, जो लिखना होगा मैं बता दूंगा, ये भी लिखना। ओके, यहाँ देखते हैं। तो अब क्या होता है, ये मैंने शायद आपको पहले भी ये रेंज बता रखी है, लेकिन एक बार दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले आती है रेडियो, फिर क्या आती है, लास्ट क्लास में शायद मैंने बताया, आता है रेडियो वेव, लाइट की जो मैंने बताया था। दूसरा कौन सा होता है? माइक्रोवेव समझाया था। विबग्योर समझाया था, चलो विबग्योर समझाता हूँ। तो VIBGYOR, ठीक है, विबग्योर।
रेड रेड के बगल में क्या होता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। वॉयलेट के साथ में क्या होता है? अल्ट्रावायलेट। 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 बच्चों को कुछ याद है? ओके, इंफ्रारेड के बगल में मैंने क्या बताया था? रेडियो को किस में डालो? माइक्रोवेव में। यस सर, यस सर। तो रेडियो वेव, अगला माइक्रोवेव। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये विबग्योर जिसे हम कहते हैं विजिबल रीजन। एक्चुअली हम बस इसी को पढ़ रहे हैं, इसी ने हमारा जीना आराम कर रखा है, यही वाला पार्ट है वो। ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ होती है, जो पार्ट की वेवलेंथ होती है वो होती है 7800 एंगस्ट्रॉम, और जो वॉयलेट होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 3600 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब वो नील आर्मस्ट्रांग वाले पे बेस्ड है क्या? नहीं बेटा, 10 की पावर में मीटर होता है। सर नैनोमीटर में बता दो, ज्यादा बढ़िया लगेगा। नैनोमीटर बेटा 780 नैनोमीटर और 360 नैनोमीटर। इस चीज को आप देख के एक चीज और कह सकते हो कि ये जो अरेंज्ड हैं इसमें एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड। तो ये जो अरेंज्ड है, ये वेवलेंथ जो हो रही है कम होती जा रही है, वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग। सर एक बार ये वाला पार्ट एक बार और समझा दो सर। ये कौन सा वाला बेटा? सर ये जो अभी आप बता रहे थे। ओके, मैं क्या बता रहा था कि जो वेवलेंथ, एक सेकेंड रुकिए, मैं जरा इसको थोड़ा सही करते हैं सर। इसमें हमने विबग्योर को उल्टा क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि मैंने इसको अरेंज इस तरीके से किया है कि मैंने इसको जो वेवलेंथ जो है, मैंने इसको इन वाली वेव्स को मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि इनकी जो वेवलेंथ है वो कम हो रही है। तो सर हम मतलब सर जो विबग्योर है वो, ओके ओके सर समझ गए। मैं अगर विबग्योर लिखता तो फिर मुझे रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड राइट में लिखना, वो दोनों को उस साइड ले जाना पड़ता है, राइट हैंड साइड पे। ठीक है। अब सिमिलरली अगर वॉयलेट के बगल में अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बगल में एक्सरे, तो एक्स वाई जेड मैंने बताया था शायद आपको, यू वी एक्स वाई जेड, तो ये आएगी एक्सरे। एक्सरे के बाद आती है गामा रे, और गामा रे के बाद आती है कॉस्मिक रे। इसमें हम ये मान रहे हैं कि इनमें जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं, ये सब स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं। सर रे और वेव में क्या फर्क होता है? बेटा रे तो हम जो पार्टिकल मानते हैं तो उसमें रे स्ट्रेट पाथ में चलती है, वेव चलती सी स्ट्रेट पाथ में, लेकिन जो वेव होगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं, तो वो कुछ इस तरीके से चलती, सीधी है वो भी, लेकिन वो इस तरीके से चलती है। सर एक डाउट है। हाँ सौम्या। सर जैसे हम बोलते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टी होती है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, तो सर उसकी ना मैंने एक वीडियो देखी थी सर, उसमें बता रहे थे कि इसका रीजन इसलिए होता है कि हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, 4 मास प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, कि लाइट इज इन अ हरी। तो सर ऐसा सही में होता है कि वो लाइट इज इन अ हरी, तो इसलिए वो स्ट्रेट हाँ पाथ बेटा, उसको समझाने के लिए मतलब वो इसकी प्रॉपर्टी से समझाना होता है कि हाँ मतलब वो शॉर्टेस्ट पाथ ट्राई करती है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए क्विकेस्ट पाथ बिटवीन, क्विकेस्ट पाथ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सबसे छोटा पाथ ट्रैवल करती है, इसीलिए ये एक्चुअली रिफ्रैक्शन समझाने के लिए एक्चुअली सबसे ज्यादा अच्छा होता है। जब रिफ्रैक्शन समझा रहे होते हैं तो ये सर लाइट वेव्स की सर सिर्फ वो जो आपने बताया था कि उसकी सबसे बड़ी ज्यादा वेवलेंथ होगी, फिर रेडियो वेव की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी। तो फिर यहाँ पर सिर्फ लाइट वेव्स कहाँ से आ गया? लाइट वेव्स कहाँ है सर? नहीं अब बोल रहे थे ना वो लाइट वेव्स के बारे में। नहीं, वो उसने पाथ ट्रैवल की बात करी थी बेटा, वो कुछ और था। सभी को ये सभी को याद रखना है कि ये जो सीरियल है ये इसी तरीके से चलता है, सीक्वेंस। कभी कभार इसी के ऊपर भी सब आ जाता है। हाँ बेटा बोले। 78 और 3600 ये रेड और वायलेट का है कि किसका है? हाँ रेड का, वायलेट का, रेड का और वायलेट का ही है। सर रेड का 780 है। हाँ 780 रेड का है और वायलेट का 360 है नैनोमीटर में। तब ऊपर 36 नहीं होना चाहिए? क्यों ऊपर मतलब? 36 एंगस्ट्रॉम। नहीं 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 सही है। तो सर आपने 70। अच्छा ओके सर, ओके ठीक है। अच्छा ये जो अरेंज्ड हैं ये कैसे हैं कि इनकी जो वेवलेंथ है वो कम होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है, इस तरीके से अरेंज्ड है। तो कोई मतलब इसको ध्यान रखना कि कभी कोई पूछे वेवलेंथ डिक्रीज में करो या वेवलेंथ इंक्रीज में करो या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज में करो, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज में करो, तो उसको पता होना चाहिए किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा और किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, या किसकी वेवलेंथ ज्यादा है किसकी वेवलेंथ कम है। सिमिलरली जो एनर्जी होती है वो जैसे जैसे आप रेडियो वेव से आगे बढ़ते चले जाते हैं ये एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है।
इसीलिए कहते हैं स्टार्स के अंदर गामा बर्स्ट होता है, अगर आपने कभी पता नहीं सुना हो, नहीं सुना हो, स्टार्स में गामा बर्स्ट होता है। सुना है गामा सर, बर्स्ट कम सर होता मैं है। इतनी आसमानी बातें नहीं करता। ओके ओके, जब सितारे फटते हैं, मतलब स्टार्स जब ब्लास्ट होते हैं तो वो गामा रेडिएशन छोड़ते हैं। यस सर जी आर भी सर तो वो उससे कुछ इफेक्ट पड़ता है हम लोग अर्थ के अब तरफ? बेटा अगर हमारे आसपास कोई स्टार फट जाए तो हम गायब हो जाएंगे। ओके सर। ओके सर हाँ सर आप एक वर्ड में आंसर दे सर दीजिए। गायब हो जाएंगे मतलब मर निकल जाएंगे जाने- कि टेलीपोर्ट हो जाएंगे हाँ कहीं? बेटा पूरा प्लेनेट गायब हो जाएगा। नहीं नहीं, गायब हो जाएगा मतलब खत्म हो जाएगा। ओके। एनर्जी बर्स्ट एक्चुअली जो मतलब ब्लैक होल्स होते हैं वो भी गामा रे एनर्जी बर्स्ट करते हैं, जो लाइव होते हैं ब्लैक होल्स, वो गामा एनर्जी बर्स्ट करते हैं। तो क्या होता है, अगर 1000 लाइट ईयर के आसपास भी कोई आपके आसपास ब्लैक होल है, अगर उसमें से भी गामा रेडिएशन निकल रही है मतलब इस तरीके से, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में जितने भी प्लैनेट कुछ भी होगा वो सब इरेज हो जाएगा। और मुसीबत ये कि इसका पता भी नहीं लग सकता। पता मतलब कि लाइट की स्पीड से ही आता है, हम सबसे ज्यादा जो ट्रांसफर कर सकते हैं वो लाइट की स्पीड ही देख सकते हैं, और वो लाइट हमारी तरफ आती है एनर्जी की फॉर्म में, तो हम ब्लैक देख होल भी की नहीं इमेज पाए। कैसे ले लेते हैं, मतलब अगर बेटा वो उतने अभी पास में- नहीं, वो ले नहीं पाते, ब्लैक होल की इमेज नहीं ले सकते, उसके आसपास सब मतलब सर, काला कहीं होता पढ़ा है। था मैंने कि ब्लैक होल की इमेज कुछ आई है, हाँ वो बहुत बड़ी है। लेटेस्ट एक्चुअली उन्होंने सर बीच में नियरेस्ट यस सर, बीच बेटा में उसमें वो भी न्यूज़पेपर्स में फोटोज आई हाँ थी। हाँ आई 10 थी, अप्रैल को मैं आई मान थी। है ना, गया। हम लोग कुछ भी करने से मानते नहीं है। अरे यार रुक जाओगे तुम लोग, मुझे ही बोलने दो। हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि एक्चुअली हाँ होता, मतलब ब्लैक होल की इमेज ली गई है, लेकिन एक्चुअली में अब ब्लैक है तो वो ब्लैक ही रहेगा ना। तो हुआ क्या है कि उसमें वो कुछ इस मतलब कुछ इस तरीके से शिफ्टेड है, ऐसे कुछ ऐसे बन के आई है, तो यहाँ है पूरा ब्लैक ही लेकिन। सर वो और आसपास फिर स्टार को एंगल्फ कर रहा था, तो उसके आसपास हाँ की तो जो उसके ring थी, आसपास उसकी एनर्जी को वो ले रखे हैं ब्लैक होल। हाँ तो वो एक्चुअली जब कंज्यूम कर रहा है तो उसके वो ले रखा है मतलब, लेकिन वो है कि भाई ले लिए तो ब्लैक होल कैसा दिख रहा है थोड़ा बहुत वो देख पाए, लेकिन उसमें भी बहुत चीजें हो रही हैं जो मतलब अभी मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन चल रही है, इसको ऐसा लगा एक्सप्लेन कर रहे हैं लोग अपने अपने तरीके से। क्या यहाँ तक सर? सभी को समझ में हाँ बेटा बोले। सर मेरा एक डाउट है, अगर आपको मतलब अगर कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है ऐसे ही बोल दीजिए। लाइट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मास कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है? जब वो किसी कंजर्वेशन ऑफ चीज को लाइट एनर्जी, करता है। लाइट कह रहे हो आप? यस सर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर मेरे ख्याल से तो नहीं करना मुझे चाहिए। देखना पड़ेगा बेटा, वैसे देखो करना चाहिए क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मास पे मोमेंटम कहीं से, एनर्जी कहीं से तो नहीं, आएगी वो तो- उसका अलग मैं बता रहा हूँ एक्चुअली, देखो उसका अलग कॉन्सेप्ट आता है। मैं अगले लेक्चर में आपको थोड़ा बता दूँ के बारे में, अभी नहीं बता रहा, अभी तो वैसे भी लेक्चर ओवर हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा अगले लेक्चर में, आराम से बता दूंगा, थोड़ा 5-10 मिनट लेके आपको बता दूंगा कि मोमेंटम कैसे आता है, वो मैं बता दूंगा। सर लाइट जो है सर उसके ऊपर तो वो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है सर उसके सारे लॉज लगते हैं, तो उसके ऊपर तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा ही नहीं सर, क्योंकि वो तो क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। नहीं देखो सर क्वांटम फिजिक्स में हो गया कंजर्वेशन को अभी उसने एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मास बोला है, मोमेंटम नहीं बोला था उसने, लेकिन बाकी मैं एक बार देख लूंगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो देखो हर जगह लगेगा, मोमेंटम भी लगना चाहिए, कंजर्वेशन भी हर जगह लगना चाहिए, बाकी मैं एक बार देख लूंगा, क्योंकि ये कुछ कंजर्वेशंस हैं जो ही हमारे फिजिक्स को मतलब स्टेबल बनाए हुए हैं, इन्हीं की वजह से हम बाकी चीज नहीं सर अच्छे सर लाइट के पास मास थोड़ी ना है। मैं बता तो रहा हूँ, मैं एक बार देख लूंगा इसके बारे में, लेकिन कंजर्वेशन मोमेंटम उसमें भी जहां तक है लगता है। सर एच सी वर्मा सर ने कहा था कि क्लासिकल फिजिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के डोमेन में और क्वांटम मैकेनिक्स के डोमेन में नहीं लगता। अच्छा ओके, मैं एक बार फिर देख लूंगा, मतलब मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हर जगह लगेगा, वो तो आपका ब्रेक नहीं हो सकता, मोमेंटम वाला एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है Sorry to ask this stupid question, sir, but why doesn't black light exist? Beta, till now we do not know that it exists or not, if I to be very precise. Till now the scientist says that the black is where the light is not there. But when I was studying one scientist, or we can say Vedic scientist, he was saying that there is black light. There is a black color, right? That is being explained in the Vedic one. There is one channel as Vedic Physics, and he was explaining about the black hole. In that, he was saying that there is black light.
also. But till now, if I say according to the current situation, current scientists, they are saying that black light is nothing but it is absence of light. That's it. Yes sir, thank you Because sir. how we will be able to measure it, that's the problem that they are facing. ब्लैक लाइट तो होनी नहीं चाहिए। ब्लैक तो तभी बनता है जब कोई ऑब्जेक्ट सब लाइट, मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम तो अब्सॉर्ब कर लेनी चाहिए पूरी। वही मैं बता रहा हूँ कि अभी तक यही कहते हैं कि जो चीज सब एब्जॉर्ब कर लेगा उसे ब्लैक कहते हैं। लेकिन आई वाज हियरिंग वन ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ वैदिक फिजिक्स, he was saying that in our past documents it is written that there is a color which is also black. Right now we do not know about it, the current scientists, right? And we do not know how to actually test it also, because first we need to test it and then we can say that it is black. हाँ सर, अगर कोई चीज सर अपने पास पूरी एब्जॉर्ब कर लेगी लाइट, तो फिर उसमें रिफ्लेक्शन होएगी नहीं, और फिर सर रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो हमें कोई वो दिखेगी भी नहीं चीज। बेटा वो मैं बता रहा हूँ, ये हम अपने नॉर्मल उस पे बता रहे हैं ना, हो सकता है ना कुछ और भी एक्स्ट्रा हो। जैसे जब हम मतलब फॉर एग्जाम्पल जब आदिवासी थे और कोई कहता कि साइकिल पे भी चल सकते हैं, 2 टायर पे भी चला जा सकता है, उसे लगेगा क्या बकवास कर रहा है ये। ठीक है, उस टाइम उनके लॉजिक अलग थे, हमारी जितनी नॉलेज है हमारी उसकी नॉलेज अलग है। जैसे अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो पूरा यूनिवर्स जो हमारा है उसके अंदर जो हमारा जो जिसे कहते हैं मास है वो सिर्फ 4% है। जितने भी आपको स्टार्स दिख रहे हैं, जितने भी बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं गैलेक्सी में, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, जितना भी मास है वो सिर्फ 4 to 5% है। बाकी सब हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, तो अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं है एक्चुअल में। जैसे हम ब्लैक एनर्जी, ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर कह रहे हैं, वो चीजें हमें पता ही नहीं है और 5% है। तो ऐसा हो सकता है ना कि और भी बहुत चीजें जो हमें नहीं पता हो। हाँ बोले सर, हम लाइट की वेवलेंथ कैसे मेजर करते हैं? लाइट की वेवलेंथ कैसे मेजर करते हैं, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। मतलब हाँ, ये भी बताना कि लाइट की स्पीड कैसे मेजर हुई। सर लाइट की स्पीड तो बेटा मैंने देखी थी एक्चुअली, उसमें चांद पे शीशा लगा मैंने भी दिया देखी थी, लेकिन चांद पे शीशा लगा दिया था उन्होंने, और फिर कुछ उसी मैकेनिज्म से उन्होंने मेजर किया था। नहीं ऐसा चांद पे शीशा ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। ऐसा कैसे दिखता है? तो लाइट की स्पीड तो चेंज होती रहती है ना? बेटा डिपेंडिंग द मीडियम, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम इट चेंजेस। तो सर हम फिर लाइट ईयर कहते किसको है? लाइट ईयर कौन सी स्पीड होगी लाइट की? वो होती है जब वैक्यूम में ट्रैवल करती है। क्लास लीव कर सकते हैं सर? हाँ बेटा, अभी मैं उसके क्लास में इसके हिसाब तो कुछ नहीं बिठूंगा, तो कर सकते हो आप। सर बोले सर इसी ईयर एनटीएससी का एग्जाम होगा? बेटा अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन हो भी सकता है, तो तैयारी करके रखो। हो जाएगा तो तुम्हारे लिए बड़ी काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो छोड़ देंगे, तो आप लोगों का फायदा होगा। नहीं हुआ तो भी एनर्जी बूस्ट हो रही है, क्योंकि 11th और 12th में यही चीजें बहुत दोबारा काम आएंगी। तो दोनों तरफ से फायदा ही फायदा है, तो करना चाहिए, चाहे हो ना हो। आप इसको मत देखो, आपको बस अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है, चीजें अच्छी तरह अच्छी पढ़नी है, दैट्स इट। ओके सर। ओके, और कुछ अभी या आज क्लास यस खत्म सर, करें? मेरे को एक और डाउट है। 1 मिनट रुक जा, तेरे डाउट तो लिखने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं बनेगा। अच्छा इसी पे लिख लेता हूँ। हाँ बता। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ऑरोरा फॉर्म होता है सर, मेरे को प्रोनाउंसिएशन का आइडिया नहीं। हाँ ठीक है फॉर्म होता सर है। वो कैसे फॉर्म होता है सर? मैंने बहुत बार सर्च करा है, लेकिन सर मुझे समझ नहीं आया सर। वो मैग्नेटिक मैंने देखा तो है, मतलब मुझे भी देख के अच्छा, मैंने भी पढ़ा नहीं इसके बारे में, देख के बता। यस, मैंने भी देखा था। सर एक बार बताना सर, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, और कुछ? जैसा रिकॉर्ड होता। हाँ सर, हम लाइट की वेवलेंथ कैसे मेजर करते हैं? हाँ, लाइट की वेवलेंथ, ठीक है, लाइट की वेवलेंथ। और कुछ? सर हमने पिछले क्लास में भी लिखे थे सर। तो मैंने बताया तो इस बार, पिछली क्लास वाले बताया नहीं मैंने? आज लाइटर और सीएनजी और एलपीजी हद हो गई है। जैसे बताया सर। फिर ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? पिछली क्लास में थे, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे हमने पिछली क्लास में भी लिख के बताया कुछ नहीं। मजाक कर रहा हूँ सीरियस। लाइटर
सर आपने तो ये भी लिखा था सर कि लाइटर कैसे वर्क करता है। तो मैंने बताया नहीं आज क्लास शुरू होने था, आपने लेट ज्वाइन किया मतलब। सर बताया था। मेरे को बता दोगे? नहीं अब नहीं सर बताऊंगा, बताया आप तो दोबारा वीडियो तो बताया देखिए। था। ओके, और कुछ स्पीड ऑफ लाइट। सौम्य तेरे यही 2 डाउट्स थे, और तो नहीं थे ना? नहीं सर अभी तक तो नहीं। ओके ठीक है, अच्छी बात है, कम रखिए डाउट। सर सौम्य के जो डाउट है उसमें सर सोलर विंड और सोलर फ्लेयर का कंसेप्ट आएगा, सोलर विंड का बेसिकली। अच्छा, मेरे को देखना पड़ेगा। सर एक और डाउट, सर एक और डाउट। ओके, सर कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला और सर उसका डेरिवेशन। कोरियोलिस फोर्स, ये तो मुझे ही आज तक समझ में नहीं आई, मैं सच्ची बताऊं। बाकी मैं देख दूंगा। सर मैंने एचसी वर्मा का वीडियो देखा था सर, मैंने पूरा नहीं देखा लेकिन सर लास्ट ईयर देखा था सर, मुझे समझ नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा एक बार। मैं तेरे को पर्सनली बस भेज दूंगा ये वाली चीज। तो जो काम किए वो मैं क्लास में बताऊंगा, बाकी मैं तेरे को पर्सनली मैसेज कर दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, चलो आज की क्लास ओवर करते हैं। आई थिंक काफी टाइम हो गया। गुड इवनिंग। ठीक है, अगली क्लास में हम लाइट के लिए प्रिपेयर होके आना। सर। गुड इवनिंग एवरीवन। अगली क्लास में हम अच्छे सवाल करेंगे, कुछ नई चीजें करेंगे और लेट्स सी क्या रहता है। ठीक है, ओके सर, चलें, गुड नाइट। ओके थैंक यू सर। गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, नमस्कारम सभी को। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट सर। हेलो सर। गुड नाइट। हाँ बेटा बोलें। सर मैंने अभी गूगल पे सर्च किया व्हाट इज ब्लैक लाइट, तो सर उसमें ना इमेजेस आ रही, जैसे जो हम मॉल से कुछ सामान लेते हैं तो वो स्कैन करते हैं ना सर क्यूआर कोड, तो वो जो लाइन होती है वो भी ब्लैक लाइट है। नहीं नहीं बेटा, वो तो ब्लैक कलर ही हो गया ना। अभी नहीं हमें सर। उसके बारे में नहीं पता, मतलब एक्चुअली क्या है, ये जो जिसके ब्लैक कलर के बारे में बता रहे थे ना, उसमें क्या है कि एक्चुअली वो ब्लैक होल के अंदर जो कलर है, मतलब जो मैंने उनको सुना था, जो मैं बता रहा हूँ आपको उससे रिलेट करके बता रहा हूँ, मैंने उनका सुना था, उनमें ये कहना था कि जो ब्लैक होल के अंदर जो कलर है वो एक्चुअली ब्लैक, मतलब ब्लैक की वजह से है। कुछ ब्लैक ऐसा होता है जो ब्लैक लाइट भी करता है, कुछ फ्रिंजेस ऐसी होती है कुछ इस तरीके से। तो वो अभी आप डेली रूटीन में आप उस चीज को नहीं अप्लाई करो। डेली रूटीन में सारी चीजें वो उसमें वैसे ही जो आपके नेचुरल जो चीजें हैं वो सब उससे एक्सप्लेन हो रही हैं। अब अगर उसका पहले एक बार वो मतलब पता भी लगे ना कि एक्चुअली क्या या नहीं है, मतलब वो साइंटिस्ट इस तरह के ऐसे ही कह रहे हैं, तो इस तरीके से तो उस पर जब रिसर्च होगी अगले आने 30 40 50 साल बाद तब पता लगेगा, वो भी कोई सीरियस लेगा तब। ओके ये सर। तो अभी और तक तो सर सबने मान ही रखा है कि ब्लैक ही है। सर मैंने इमेजेस पे क्लिक किया जब गूगल पे, तो सर और भी इमेजेस आ रही सर, जो एक वो आते सर मैजिक पेन टाइप का जो मिलता है। नहीं वो आप उस चीज पे मत दो। अगर आपको उसके बारे में पढ़ना है तो एक काम करो, वैदिक फिजिक्स के एक चैनल है, ओके सर। उसको देखो, वैदिक फिजिक्स और ब्लैक होल, उसमें एक आचार्य जी आएंगे, उनको एक बार देख लेना। उनका थोड़ा देख के पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटे का उन्होंने ब्लैक होल, जो अभी ब्लैक होल इमेज की बात कर रहे थे ना बच्चे, उन्होंने उसी को एक्सप्लेन किया है कि वो वैसा उस शेप का ही क्यों है, उसका वही साइज क्यों है, वो जो ब्लैक है वो क्या है, एक तो टिल्टेड है तो वो टिल्टेड क्यों है, वो सब उन्होंने एक्सप्लेन किया एक्चुअली वैदिक साइंस लिख के। सॉरी क्या बोला बेटा? ब्लैक होल का साइज तो बेटा ब्लैक होल का डिपेंड अपॉन कि कितना उसका ज्यादा मास है। जनरली जो हमारे जैसे कहते हैं सेंटर ऑफ गैलेक्सी क्या है, वो हमारे सोलर सिस्टम के आसपास ही है, लेकिन उसका मास मतलब हमारे सन से 1 मिलियन ज्यादा बड़ा है। 1 सेकंड बेटा, उसका जो मास है वो हमारे सन 10 मिलियन सन्स के बराबर है, लेकिन उसका जो साइज है वो हमारे सोलर सिस्टम से थोड़ा छोटा है। हाँ बोले कुछ थैंक यू सर। सर एस्ट्रोनॉमर्स ने भी तो डिस्कवर किया था कि यूनिवर्स में एक नेबुला भी है, नेबुला नाम। हाँ नेबुला मैंने भी कुछ सुना तो है, नेबुला भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा का मतलब है उसमें सारी मतलब ब्लैक नेबुला आई थिंक वो होता है बेटा, नेबुला आई थिंक होता है जब एक स्टार बन रहा होता है ना, तो स्टार या सोलर सिस्टम बनने से पहले वो एक गैस का पूरा एक गुबार होता है, क्लाउड होता है, जिसे हम नेबुला कहते हैं। हाँ क्लाउड, गुबार, उसी को क्लाउड कह रहा हूँ, क्लाउड। स्टार्स और प्लैनेट फॉर्म होते तब होता है। हाँ तब होता है, तो उसे नेबुला कहते हैं। तो सर वो मिल्की वे गैलेक्सी में है या फिर मतलब? नहीं बेटा, वो तो एक्चुअली क्या है, क्लस्टर ऑफ क्लाउड है। ये क्लाउड जैसे हमारी अर्थ और सन है, अब क्या है भाई, ये सन अभी जल रहा है, सन जलता 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 ये सब खत्म हो जाएगा, मतलब एक टाइम पे ये एक्सपैंड करेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो एक टाइम पे फिर क्या होगा कि सारा गैस बनेगा, दोबारा गुबार बनेगा, दोबारा उसमें से सन निकलेगा, और इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। जैसे कभी अगर ये सोलर सिस्टम जो बना होगा उसमें ऐसा होगा कि ऐसे 10 पार्टिकल्स इकट्ठे हुए वो इकट्ठे होके
वो उन्होंने मतलब कुछ कंडेंस हो गए ग्रेविटी की वजह से, जिसने सन बना लिया, कुछ थोड़े दूर दूर होते चले गए, उन्होंने अलग अलग प्लेनेट बना लिया, और इस तरीके से चलता है। सर वो नेबुला एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ, हाँ बोले सर, तो सन में तो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। सन के अंदर बेटा, अर्थ में तो टकराती है, सन का नहीं पता। मतलब प्लैनेट्स में तो टकराती हैं जो लाइट्स होती हैं, लेकिन सन के अंदर का नहीं पता मुझे कि सन में टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं नहीं होती। सर हेलो, हाँ बोले। सर एक ऐसी मतलब जनरल सा क्वेश्चन था कि सर जैसे आप सर मतलब फिजिक्स में सर फिजिक्स को फुल कवर अप करने के लिए सर मतलब सबसे बेस्ट तरीका क्या है? मतलब कवर अप कैसे करने के हिसाब से? यस सर, जैसे क्लासिकल फिजिक्स हो गई और सर ये जैसे मैग्नेट इफेक्ट्स और ये सब। मैंने आपको अपना सिलेबस कवर करना है या फिजिक्स समझनी है, मैं उस हिसाब समझना चाह रहा हूँ। ओके